आप ऑफ कीजिए अपना स्पीकर। कमल, तो सर वो वीडियो तो मुझे मिली और वो मैंने पूरा देखा भी, अभी 12 बजे से 2 बजे तक वो मैंने अटेंड किया है। अच्छा 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 अच्छा। कोई पता हो सकता है कि आप एक बार उसको प्ले कर चुके होंगे, उसके बाद स्ट्राइक आया होगा, तो उस केस में आप उसको एक्सेस कर पा रहे होंगे। लेकिन अभी आप फिर से दोबारा यदि एक्सेस करेंगे तो वो नहीं हो पाएगा। उसके लिए मैं काम कर रहा हूँ, मैं आपको पहले दूसरा अपलोड कर देता हूँ। उसको हटा करके, वो वाला पोर्शन को हटा करके मैं कर देता हूँ। और बाकी का इनसे तो हम निपट लेंगे, ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं है। इनसे बाद में निपटेंगे, आपका नुकसान नहीं हो इसलिए मैं दोबारा वो थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, एडिट करना पड़ेगा उसको। आपके लिए मैं उसे अवेलेबल दोबारा करा दूंगा, लेकिन इनसे बाद में निपटते रहेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये बात है। और ठीक है, कॉपीराइट अब आ गया है तो एक चीज हमें सीखनी होगी इस क्लास के पर्पस के लिए, क्योंकि लॉ है तो सीखना पड़ेगा। और सीखने वाली बात यह है कि जब हम कॉपीराइट की बात करते हैं तो हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की बात करते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का मतलब होता है ऐसा राइट जो आप, जैसे होता है ना कि राइट को जैसे हम फिजिकली आप छू सकते हैं, कुछ ऐसा क्रिएशन होता है जो आपके इंटेलेक्ट पे डिपेंड करता है। यदि आप इसको क्रिएट किए हैं तो ऑब्वियस सी बात है इस पे आपका राइट होता है। इन तमाम क्वेश्चंस को हम कॉपी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है उसके टॉपिक में पढ़ते हैं। बेसिकली ये कॉपीराइट होता है, उसके बाद आपका ट्रेडमार्क हो सकता है, आपका ये पेटेंट जो है, ये सारी चीजें हो सकती है। तो एक बार आप इससे ये सीखना है कि पेटेंट हो, ट्रेडमार्क हो, कॉपीराइट हो, इससे क्वेश्चन आते नहीं है यूजुअली, क्योंकि ये हायर लेवल का है, ये एलएलएम और पीएचडी मतलब ऊपर का है, मतलब एलएलबी में पढ़ाया जाता है ये सारी चीजें। तो एंट्रेंस में वैसे पूछते नहीं है, लेकिन छोटा मोटा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे कि ट्रेडमार्क कितने दिन के लिए ग्रांट होता है, या फिर पेटेंट जो है ये कितने दिन के लिए ग्रांट होता है। इस तरीके से आप तीनों जो चीज है, कॉपीराइट, पेटेंट और ट्रेडमार्क, इसका आप सर्च करेंगे। इसको एक होमवर्क के तौर पे आप लेंगे कि इसमें जो है बेसिक चीजें, वैसे मैं मिसलेनियस में कवर करूंगा, आप पेशेंस रखिए, मिसलेनियस में ये सारी चीजें कवर हो जाएगी, लेकिन वैसे ही आपको मैं बता दिया, ये आप कर लेना, ताकि ये जो कॉपीराइट मिला है इससे भी कुछ ना कुछ हम सीख पाए, है ना। तो सीखने की इच्छा हमेशा होनी चाहिए, ताकि कुछ भी हो, नुकसान हो, फायदा हो, हम कुछ ना कुछ सीखते रहें, दैट्स ऑल। ये कहने का बात हुआ। तो अच्छा हुआ आपके दृष्टिकोण से कॉपीराइट आ गया, इसलिए 3 क्वेश्चन अलग से आपको समझ में आ गया कि ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, 10 साल 20 साल इस तरीके से कॉपीराइट कितने, कोई किताब लिखा है, क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है, किसी ने बुक लिखा है, कॉपीराइट यदि वो करेगा तो कितने साल के लिए वो कर सकता है मैक्सिमम, उसके बाद कितने साल बाद ये कॉमनली यूज किया जाता है। जैसे कि आपने अभी कोई यहाँ पे क्रिएटिव कॉमन्स की बात की, सर यूज क्रिएटिव कॉमन्स म्यूजिक और ऑडियो। क्रिएटिव कॉमन्स में जो म्यूजिक है, ऑडियो है, इससे यहाँ से यदि हम उठा करके यूज करते हैं अपने वीडियो में या कहीं भी, तो उस पर कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आता है। क्रिएटिव कॉमन्स का मतलब ही होता है कि ये सारे लोगों के लिए है, इसमें किसी पार्टिकुलर व्यक्ति का स्पेसिफिक राइट नहीं है, तो ये जो है क्रिएटिव कॉमन्स में आ जाता है। लेकिन कल जो हमने वो क्लिप यूज किया था, वो क्लिप गर्व मूवी का था, और जो भी चैनल वाले जो भी होंगे, उन्होंने मुझे कॉपी स्ट्राइक दे दिया कि आप मेरा मुझसे बिना पूछे कैसे यूज किए। बिल्कुल सही बात है, ऐसा मतलब वो सही है, ऐसे कोई इशू नहीं है। बट एनीवे ये सारी चीजें होती रहती है, मैं डील कर दूंगा इनसे। मैं आपके लिए, हाँ श्वेता, ये सारी चीजें आप देख लेना, पेटेंट का भी, ट्रेडमार्क का भी, कॉपीराइट का भी, 3 चीज आपको फायदा होना चाहिए ये कॉपीराइट से। और आपके लिए मैं अभी ये क्लास खत्म होते ही सुबह से तो मैं उन्हीं को वो लिखने में परेशान हूँ, कोई बात नहीं, तो उनको तो निपटेंगे बाद में। इसके बाद क्या करूंगा, मैं वो वीडियो को फिर से डाउनलोड करके, उसके बाद उसको एडिट करके, वो पोर्शन को मैं क्लिप करके हटा करके उससे, ताकि फिर से वो इंफ्रिंजमेंट नहीं करें, इंफ्रिंजमेंट नहीं हो, उसके बाद दोबारा मैं अपलोड करूंगा, क्योंकि उसमें 99% तो मेरा कंटेंट है, वो 4-5 मिनट का
वो जो क्लिप है ना उसके कारण प्रॉब्लम हुआ है, उसको निकाल करके मैं उसको आपके लिए अवेलेबल कर दूंगा आज शाम तक या रात तक, ठीक है। यार ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, यूट्यूब बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे प्राइवेट रहे या कुछ भी रहे वो डिटेक्ट कर ही लेते हैं। आप जब तक अच्छा काम नहीं करेंगे यूट्यूब पे तो चीजें लॉन्ग टर्म में काम नहीं देती है। तो बेसिकली अभी तक मेरा कॉपीराइट आया नहीं था, कोई बात नहीं। तो इसमें यह है कि आप कहीं भी रखें, उनका ऐसा सिस्टम है, इस तरीके से एल्गोरिदम है उनका डिजाइन कि आप कुछ भी गलत करोगे तो वो आज न कल पता कर ही लेंगे, कुछ भी कर लो आप। तो खैर वो तो अलग चीज है, छोड़ो ना ये सब बकवास, क्या ही करना। अब शुरू करते हैं, कुछ अच्छा पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये चीज देख लेना, श्वेता और बाकी सारे लोग पेटेंट का ये बोल रहे हैं 20 ईयर्स, एक बार चेक कर लेना, वेरीफाई कर लेना। ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क देखो सुनो, तो जब हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आईपीआर पढ़ते हैं तो बेसिकली इसमें कॉपीराइट आता है, पेटेंट आता है, ट्रेडमार्क आता है, ठीक है। तीन चीज हो गया। उसके बाद जो है कुछ कभी कभी जो वो होता है ना ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, ये सब इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन आप जो है तिरुपति का बालाजी का लड्डू वगैरह जो आता है, बहुत सारे ऐसे कुछ नाम देख लेना। हर चीज में आपको एक एक इंडिकेशन दे देता हूँ, आप जाकर के देख लेना कि किसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन दिया गया है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप वेरीफाई कर लेना, मेरे कहने का ये मतलब हुआ वेरीफाई कर लेना, ताकि क्वेश्चन यदि आ जाए ना तो आप बोलोगे सर ठीक हुआ, आपका कॉपीराइट आ गया, इसके कारण मेरा सही हो गया एक चीज। एक मिनट रुक जाओ यार, रुक जाओ, जस्ट वेट, कोई आया है, जस्ट वेट। ठीक है, इसको चेक कर लेना, उसके बाद हम देखते हैं, इस पर करते हैं काम। आज हम पढ़ेंगे कुछ लीगल टर्म्स के बारे में। लीगल टर्म्स इन द सेंस की लीगल मैक्सिम भी इनको बोलते हैं। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, और पूछ लेंगे तो फिर क्वेश्चन बनता नहीं है। उसका सिंपल सा कारण ये है कि ये बिल्कुल आप कभी सुने ही नहीं होंगे। यदि सुने होंगे तो बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा, आपका गलती हो जाएगा। तो ये गलती नहीं हो इसलिए कुछ हम करीब 50-60 लीगल मैक्सिम करेंगे। हालांकि पहले भी मैंने इस पे वीडियो अपलोड किया था, आप लोग यदि नहीं देखे हैं तो वहां जाकर के चेक भी कर सकते हैं। देखिए उसमें कुछ अलग मिल सकता है, कुछ एक्स्ट्रा मिल सकता है। हालांकि मैं अभी इसमें 50 से 60 ऐसा मैं कराऊंगा, और इसके साथ कुछ एग्जांपल्स को देखेंगे ताकि चीजें क्लियर हो। एक बार आप कंफर्म कर दीजिए कि आप ये चीज ठीक से सुनाई दे रहा है, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है और मैं प्रेजेंट कर रहा हूं, तो इसके बाद मैं आप बता दीजिएगा। हाँ सर, सुनाई दे रही है। ठीक है, बोलिए सर, स्क्रीन प्रेजेंट सुनाई दे रहा है। स्क्रीन ठीक है जी। चलिए शुरू करते हैं फिर। पहला जो है, आप जो पहला यहाँ पे हमारे पास है, यहाँ पे आप लिख लीजिए लीगल टर्म्स या मैक्सिम, कुछ भी चलेगा। पहला जो है वो क्रिमिनल लॉ का है, और क्रिमिनल लॉ में हम कहते हैं कि जब तक आपका इल इंटेंशन नहीं होगा, गिल्टी माइंड नहीं होगा, तब तक वो क्रिमिनल ऑफेंस उस तरीके से नहीं बनता है। और उसी को, ये जो टर्म है कई बार पूछा जाता है, एक्टस नॉन फेसिट नीडी मेंसिट रिया, ठीक है। इसको याद करने की जरूरत नहीं है, आप वैसे ही समझ लें उसको, और ध्यान में रखिए कि इस तरीके का कुछ था, क्योंकि सारा चीज याद शायद नहीं हो आपको,
याद हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इतना लोड मत लेना कि याद ही नहीं हो रहा है, इसको बार बार रिवाइज, इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ कि आपको 4 से 5 रिवाइज करना, 4 से 5 बार हर एक चीज, तो अपने आप वो परमानेंट मेमोरी में चला जाता है। इनकेस यदि नहीं करेंगे तो फिर आपका कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, इसीलिए एक चीज को 4 से 5 बार आप कीजिए। एक्टस नॉन फेसिड्रियम नेजिमेंसिट्रिया, सिंपल सा मतलब हुआ कि एक्ट डन बाय अ पर्सन डज नॉट मेक क्रिमिनल अनलेस द एक्ट डन विथ अ गिल्टी माइंड और इंटेंट। कहता है कि जब तक उसके दिमाग में ये बात नहीं है कि इसका नुकसान मुझे करना है, इसको मारना है, इसका रेप करना है, इसको सेक्सुअली मोलेस्ट करना है, व्हाटएवर एनी ऑफेंस गिवन इन द आईपीसी या फिर कोई और दूसरा एक्ट में, तो जब तक गिल्टी माइंड नहीं है इसका, तब तक उसको आप क्रिमिनली लायबल नहीं कर सकते। और इसीलिए इनको कहते हैं कि प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस वाली बात जो मैंने कल बताई थी, और दूसरा हम कहते हैं प्रूव बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। तो यही चीज प्रूफ होता है कोर्ट में, यही प्रूफ होता है कि क्या इनका इंटेंशन था ऐसा करने का या नहीं था, यही चीज प्रूफ होता है। क्या इनका इंटेंशन मारने का या जो भी ऑफेंस हुआ है वो ऑफेंस कमिट करने का था या नहीं था, यही चीज पूरा कोर्ट में यही प्रूफ ही होता है। प्रूफ बियॉन्ड रीजनेबल डाउट की जो हम बात करते हैं, बेसिकली इसी चीज की प्रूफ की बात करते हैं, यही चीज को प्रूव करता है। सामने वाला पार्टी बोलेगा ऐसा हुआ है और आप बोलेंगे ऐसा इंटेंशन तो था ही नहीं मेरे पास, तो इसीलिए ये जरूरी हो जाता है इंटेंशन को लेकर के, मेंस रिया को लेकर के, इंटेंशन जरूरी है। इल इंटेंशन यदि होगा तभी उनको लायबल किया जा सकता है। कई बार मैंने जब आईपीसी पढ़ा रहा था तो मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड में आपको इलस्ट्रेशंस बताए, इलस्ट्रेशंस का लिस्ट दिया, वो जाकर के इलस्ट्रेशन, सारा इलस्ट्रेशन देखिएगा, इलस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें कुछ इस तरीके का इलस्ट्रेशन था कि एक व्यक्ति को पता था कि झाड़ी है, झाड़ी के पीछे एक व्यक्ति छुपा हुआ है या बैठा हुआ है, वो दूसरे व्यक्ति को बुलाया, बोला कि झाड़ी पे गोली चला दो। दूसरे व्यक्ति को नहीं पता था कि झाड़ी के पीछे कोई बैठा हुआ। उस सिचुएशन में क्या किया, दूसरा वाला चला दिया गोली और लग गया उसको। तो इसमें यह माना गया, इसको आप समझिए कि पहला जो ए पर्सन जिसको पता था कि झाड़ी के पीछे, उसका इंटेंशन खराब था, दूसरे वाले का इंटेंशन नहीं खराब था, क्योंकि उसे पता ही नहीं था और वो इस तरीके से निर्साज नहीं किया था। तो पहला वाले को हो सकता है मर्डर के लिए लायबल कर सकते हैं, लेकिन दूसरे वाले को क्या करेंगे, हो सकता है वो मर्डर के लिए लायबल नहीं हो, कल्पेबल होमिसाइड मिल जाए, कम सजा मिल जाए, मिलेगा, सजा तो मिलना ही मिलना है, लेकिन कम सजा मिलेगा, मर्डर वाली चीज उसका नहीं होगी क्योंकि इंटेंशन वहां पे प्रूव नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें आपको मैं बताया हूं, आप जाकर के दोबारा एक बार चेक कीजिए उसको, चीजें और स्पष्ट हो जाएगी। तो अभी के लिए आप इतना समझिए कि जो गिल्टी माइंड की बात करते हैं, मेंस रिया की बात करते हैं, गिल्टी माइंड और मेंस रिया दोनों सिमिलर टर्म है। ठीक है, मेंस रिया यहाँ पे लिखा हुआ कहीं, हाँ नहीं लिखा हुआ, कोई बात नहीं, मेंस रिया तो आप लोग जानते ही हैं, है ना। तो एक्टस नॉन फेसिट्रियम नीजी मेंस सिट रिया, ठीक है, तो वही मेंस रिया, इसी को शॉर्ट फॉर्म में आप कई बार देखते होंगे। एक्ट डन बाय अ पर्सन डज नॉट मेक क्रिमिनल अनलेस द एक्ट डन विद अ गिल्टी माइंड। गिल्टी माइंड का होना बहुत जरूरी है, इसीलिए ये वाला जो चीज है, देखिए यहाँ पे ये जो है गिल्टी माइंड, ये बहुत जरूरी है। मैं जरा कलर चेंज कर लेता हूं इसका। ठीक है, तो ये गिल्टी माइंड वाला चीज आपको क्लियर हो गया। कई बार डायरेक्ट पूछ देंगे और यदि आपको नहीं आएगा तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते, बिल्कुल कोई दिमाग नहीं चलेगा इसमें, कुछ पता नहीं चलेगा कि क्या लिखना है, इसीलिए इसको रचना, याद करना जरूरी होता है। और कई बार मैं एग्जाम्पल देकर के यदि मैं बताऊंगा ना तो चीजें याद हो जाएगी। यही इंपॉर्टेंस होता है कि आप जब क्लास करते हैं तो आपको अलग अलग एग्जाम्पल देकर के चीजों को बताया जा सकता है, एक बार नहीं समझेंगे 4 बार बताया जा सकता है। चलिए दूसरा देखते हैं, दूसरा है इग्नोरेंसिया फैक्टी एक्जुसेट। अब देखिए ये बात, देखिए समझिए क्या बोल रहा है इग्नोरेंसिया, तो मतलब किसी चीज का इग्नोरेंस की बात कर रहा है। बोल रहा है कि इग्नोरेंसिया फैक्टी एक्जुसेट, मतलब जो फैक्ट है यदि आप इग्नोर कर दिए किसी फैक्ट को तो बोला कि वो एक्सक्यूजेबल है, एक्सक्यूज लिया जा सकता है। मैंने बोला था ना कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एक्सक्यूज, बट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इग्नोरेंसिया फैक्टी एक्जुसेट, मतलब जो फैक्ट का
यदि मैंने आपको फैक्ट वाला वीडियो एक बोला था देखने के लिए, पता नहीं आपने देखा या नहीं देखा है, यदि नहीं देखे हैं तो उसको भी मैं लेक्चर के फॉर्म में आपको बाद में फॉरवर्ड कर दूंगा, टेंशन नहीं लेना है, जिसमें फैक्ट और लॉ के बारे में डिफरेंस बताया गया है, कई बार मैंने बोला है उसको देखने के लिए, वो अवेलेबल है मेरे चैनल पे, वहां जाकर के चेक कर लीजिएगा। अदरवाइज मैं उसको लास्ट में सारा वीडियो आपको जो रिलेवेंट है वो बाद में मैं आपको ईमेल के माध्यम से, उसको नॉर्मल ईमेल के माध्यम से उसका लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा, उसको जरूर देख लीजिएगा, है ना। तो इग्नोरेंसिया फैक्टी एक्जुसेट मतलब फैक्ट का यदि इग्नोरेंस है तो एक्सक्यूज किया जा सकता है, लेकिन उसके जस्ट बाद जो आएगा कहता है इग्नोरेंसिया ज्यूरिस, ज्यूरिस मतलब लॉ की बात कर रहा है, लॉ इग्नोरेंसिया ज्यूरिस नॉन एक्जुसेट। ये श्वेता पूछी थी मुझसे सबसे पहले, मुझे याद है कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, ये मैंने बताया था, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एक्सक्यूजेबल, ये एक्सक्यूज नहीं है। यदि फैक्ट में आप कुछ ना कुछ कर दिए हैं, मैंने एग्जांपल दिया था ना, पुलिस गई ए की जगह बी को उठा लिया, गलती से उठा लिया, गुडविल के साथ, मतलब उसका गुड इंटेंशन था, ठीक है, उठा लिया, गलती हो गया, तो वो एक्सक्यूज किया जा सकता है। लेकिन यदि लॉ यदि आप नहीं जानते हैं तो वहां पे प्रॉब्लम है। यदि लॉ में ऐसा है कि वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है और उसको कॉग्निजेबल समझ करके आप उसको उठा लिए, दैट इज वेरी प्रॉब्लमेटिक, क्योंकि यहाँ पे जो एक्सक्यूज आप दे रहे हैं वो लॉ का एक्सक्यूज दे रहे हैं, लेकिन वहां पे जो दिए थे आपकी ए की जगह बी आ गया, वो एक फैक्ट सर्कमस्टांसेस का एक्सक्यूज था। तो फैक्ट का एक्सक्यूज हो सकता है, माना जा सकता है, लेकिन लॉ का एक्सक्यूज इज नॉट इग्नोरेंस, ये इग्नोरेंस आपका नहीं चलेगा। तो वही कहता है कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एक्सक्यूजेबल, उसी को ये लीगल टर्म में कहते हैं मैक्सिम में इग्नोरेंसिया ज्यूरिस नॉन एक्सक्यूजेबल। ज्यूरिस मतलब लॉ और ऊपर इग्नोरेंसिया फैक्टी है, फैक्टी मतलब फैक्ट, तो फैक्ट वाली चीज जो है इग्नोरेंस जो है एक्सक्यूजेबल है, whereas the ignorantia juris is not excused, मतलब वो juris जो लॉ का इग्नोरेंस है that cannot be excused, ठीक है। ये हो गया तीसरा। चौथा जो हमारे पास है अगला जो है वो है डोली इनकैपेक्ट। कई बार आप लोगों ने चैट बॉक्स में मुझे पूछा था और बताया भी था कि डोली इनकैपेक्ट मतलब, डोली मतलब बच्चा, जो चाइल्ड होता है। कल ही मैंने बात की थी एविडेंस लॉ में कि चाइल्ड को क्या एक बच्चा एविडेंस दे सकता है क्या, तो मैंने बताया था कि हाँ दे सकता है, कोई बार नहीं है एविडेंस लॉ में, कोई इशू नहीं है, लेकिन उसके लिए बहुत जरूरी है कि जो भी क्वेश्चन उनके सामने पुटअप किए जा रहे हैं वो क्वेश्चन को वो समझ रहा है। यदि वो समझ रहा है और आंसर दे रहा है, ये कौन डिसाइड करेगा, ये मजिस्ट्रेट साहब डिसाइड करेंगे। उनको यदि लगता है कि नहीं ठीक है बच्चा सही बोल रहा है, तो एज उसका फैक्टर नहीं है, चाहे वो बच्चा हो, छोटा हो, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पे आईपीसी जब पढ़ेंगे तो कहता है कि डोली इनकैपेक्ट मतलब कहता है कि चाइल्ड इज अनेबल इनकैपेबल ऑफ क्राइम। ये इसका यदि हम और अंदर जाकर के पढ़ें तो कहता है कि चाइल्ड कैनॉट, मतलब उसका माइंड इतना डेवलप नहीं होता कि वो इंटेंशन को फॉर्म कर सके, और इसीलिए मैंने पहले वाला जो देखिए उससे रिलेट कीजिए, पहला वाला क्या था, गिल्टी माइंड का होना जरूरी है। अब यहाँ पे गिल्टी माइंड होगा ही नहीं, क्योंकि इसका डेवलपमेंट उस तरीके से नहीं हुआ, बच्चा है, तो इसीलिए इनको क्या कर दिया जाता है आईपीसी में, इनको छूट दिया जाता है। यदि 7 साल के नीचे वाले हैं तब तो आप कुछ भी कर लें, कुछ नहीं होने वाला। 7 साल से 10 साल या 12 साल के आसपास का एक बार चेक कीजिएगा, सेक्शन 82, 83 के आसपास होगा, पता नहीं कहाँ पे है मेरा वो क्रिमिनल मैनुअल है, एक बार चेक करना पड़ेगा, तो ये जाकर के चेक कीजिएगा। 7 साल से नीचे वाले को तो कुछ भी नहीं हो सकता, 7 साल से 12 साल कुछ इस तरीके के बाद चेक करना जरूरी है। वहां पे आपको डिपेंड करता है, मजिस्ट्रेट साहब को यदि लगेगा तो थोड़ा बहुत पनिशमेंट दे सकते हैं, नॉर्मली 99.99% केसेस में नहीं दिया जाता है ना। कई बार आपने सुना होगा कि पापा जी पुलिस में थे और उन्होंने बच्चा जो है उनका रिवॉल्वर को रखा हुआ था, वो लिया और अपने भाई पे चला दिया, सिस्टर पे चला दिया, वो गोली लग गया, मर गई। वो उसे लगा कि बस ये इसको कुछ स्प्रिंग टाइप है, इसको करना है, वो चला दिया, लोडेड था। तो उस केस में पुलिस जो होते हैं बाबूजी, उन्हीं पे नेग्लिजेंस का चार्ज लगाया जाता है कि तुम बच्चे के सामने क्यों रखे हथियार, उसको थोड़ी ना पता ये बंदूक है, इससे कोई मर जाता है, बच्चा है वो, तो बच्चे को कुछ नहीं होना, ठीक है। और उसका सिस्टर या ब्रदर पे चला दिया था अभी कुछ दिन पहले की बात। और ये सारी चीजें होते रहती है नेग्लिजेंस, तो उसके बाबूजी या फिर मम्मी जो भी है ऑफिसर हैं और उस तरीके का यदि काम किए हैं तो उनको नेग्लिजेंस में लिया जाता है, उन पे कार्रवाई होती है, बच्चे पे कुछ नहीं होता, ठीक है। तो इसीलिए ये टर्म जो है डोली इनकैपेक्ट। और जब ये सारी चीजें मैं बता रहा हूं तो ये लैटिन मैक्सिम का मतलब ये हुआ कि ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इंडिया में फॉलो होता है, ये जो है ऑलमोस्ट ऑल द डेमोक्रेसी, ये लैटिन का मतलब ये कि हमने इसको नहीं बनाया, लैटिन है ये, बहुत जगह इसे यूज होता है।
तो इसीलिए मैंने आपको कई बार मैंने पहले भी बताया था कि जब हम मेडिकल साइंस की पढ़ाई की बात करते हैं तो अक्रॉस द वर्ल्ड मोर और लेस सेम ही होता है, थोड़ा बहुत का अंतर होगा। अरे बॉडी है, हमारा बॉडी रहे किसी और का रहे, क्या ही फर्क पड़ता है, फिजियोलॉजी तो सेम ही है, अंदर जो भी चीजें होगी ऑलमोस्ट सेम ही होगी, थोड़ा बहुत चेंजेस माइट भी, वो भी मतलब सोसाइटल आपका वो एडेप्टेशन में थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, ठीक है, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता, आपका स्टडी सेम है। इन सिमिलर फैशन लॉ की भी जब हम बात करते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड जो लॉ का ओरिजिन है वो सिमिलर होता है। ये बात अलग है कि हम उसको अलग अलग नाम दे देते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कोई बोल दिया, कोई कोई दूसरा एक्ट बोल दिया, लेकिन उसमें जो जो बेसिक चीजें हैं, जो फिलोसफी ऑफ लॉ है, जो जूरिस्प्रूडेंस है, वो तो सिमिलर ही है, वो अक्रॉस द वर्ल्ड रहे, कहीं का भी रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए एक यूनिवर्सल सब्जेक्ट है ये। हालांकि सोसाइटी के अकॉर्डिंग ये धीरे धीरे चेंज भी होते रहता है, इसमें कोई इशू नहीं है, चेंज होता है, लेकिन हम उसको बाद में जाकर के वो पार्टिकुलर कंट्री में पढ़ते हैं, दैट इज अदर थिंग, ठीक है। तो ये चीज आपको मैं बता दिया हूं, ये चीजें समझ में आ रही है, सब कुछ ठीक है, सुनाई दे रहा है सबको? आप लोग बताइए, आवाज मेरी क्लियर है ना? यस सर। पक्का? जी सर। यस सर, क्लियर है। और समझ में भी आ रहा है? बिल्कुल सर। पक्का। पक्का ना? समझ आ रही है सर। नहीं, मुझे डाउट हो जाता है, आप लोग चुप रहते हैं ज्यादा देर तक तो लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आगे हम बढ़ेंगे इसी तरीके से, मजे मजे में पढ़ो यार, तभी याद आएगा, तभी ये समझ में आएगा, तभी आप रिवाइज एक बार करोगे चीजें क्लियर हो जाएगी, अदरवाइज लोड लेके पढ़ोगे तो फिर वो याद नहीं होता है ना। तो अब मैं थोड़ा आराम आराम से पढ़ा रहा हूँ, ये चीजें याद हो जाएगी। उसके बाद देखिए अभी इंपॉर्टेंट आता है अलवाई, मैंने कल ही बताया था, प्ली ऑफ अलवाई बताया था ना, जिसके कारण मुझे कॉपी स्ट्राइक मिला है। यही वाला वीडियो था जो कि मैंने आपको पुलिस गर्व मूवी से दिखाया था, और उसमें कहा था कि देखो प्ली ऑफ अलवाई है, मतलब जहां पे क्राइम हुआ है वहां पे ये बंदा था ही नहीं, वो ये क्लेम कर रहा है कि मैं कहीं और था। दिल्ली यूनिवर्सिटी का केस बताया था, जिसमें मैंने बताया था कि एक लड़की का रेप हुआ था, और उसके बाद जो है उस केस में दिक्कत हो गया था, और वो लड़का जो बोल रहा था कि मैं आई वॉज देयर इन क्लास, और वहां पे उसका जो अटेंडेंस रजिस्टर है उसमें प्रेजेंट लिखा हुआ था, और प्रॉक्सी की बात मैंने की। तो प्ली ऑफ अलवाई जो लोग कल अटेंड नहीं किए हैं उनके लिए वीडियो में अवेलेबल करा दूंगा अभी कुछ देर में, मतलब क्लास होने के बाद, वहां से जाकर के चेक कर लीजिएगा, आपका बैकग्राउंड समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका अलवाई। अलवाई में एक कल किसी ने बोला था एल्सवेयर, मतलब आप वहां पे नहीं थे, लेकिन सिर्फ एल्सवेयर याद करने से थोड़ी ना समझ में आएगा, एल्सवेयर याद करने से चीजें समझ में नहीं आएंगी, बहुत सारी चीजें हैं, तो कल मैंने आपको बहुत ही डिटेल में बता दिया, तो आप इतना कर लेना। उसके बाद अगला है रेस इप्सा लिक्विटर, RESIPSA है या QR। ये हुआ कि कुछ भी यदि क्राइम हुआ या कुछ भी ऐसा है जो बिल्कुल एक्सप्लिसिटली दिख रहा है कि ऐसा ही हुआ है, उसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टिगेशन और बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, तो कहता थिंग्स स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, मतलब जो चीजें हुई है वो अपने आप में बता रही है कि सामने वाला नेग्लिजेंट था। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना टॉट में कि घंटाघर, दिल्ली का चांदनी चौक वाला घंटाघर जो था, उसमें घड़ी था, घड़ी होता है ना घंटाघर में, वो क्लॉक जो है, क्लॉक टावर बोलते हैं ना इंग्लिश में, वो गिर गया था, जिसके कारण 2 व्यक्ति का मौत हो गया था, घायल हो गए थे। तो उस सिचुएशन में ये हुआ कि वो 80 साल से वो रिपेयर ही नहीं हुआ। तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या कर रहे थे, यूजुअली 4 साल 5 साल में आपको रिपेयर कराना होता है, तो 80 साल या 90 साल से रिपेयर नहीं हुआ, इसके लिए मतलब क्या है, इसमें कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाने की जरूरत है। ये क्या है, ये थिंग्स स्पीक फॉर इटसेल्फ, अपने आप ये बता रहा है कि तुम नेग्लिजेंट थे, इसमें ज्यादा ये रॉकेट साइंस ये ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं है, ये देख करके पता लगा कि तुम 80 साल कैसे लगा दिए, उसमें 4 साल 5 साल का यदि लाइफ पीरियड है उसका, उसको रिपेयर कराने का, तो आप रिपेयर कराओगे ना सही समय पे, 80 साल तक छोड़ दिए तुम, ये क्या है। तो इसमें आप कुछ नहीं भी बोलोगे तभी समझ में आता है, थिंग्स स्पीक फॉर इटसेल्फ, अपने आप बोलता है, अपने आप बोलता है, समझ में आ गया। मतलब आपको ज्यादा एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो चीज अपने आप दिख के बोल जाएगा। इसी को कई बार हम लॉ के टर्म में कहते हैं ना प्राइमा फेसाई एविडेंस, मतलब सामने वाला पार्टी यदि चुप भी है ना तो क्या है, प्राइमा फेसाई देख करके लग रहा है। जैसे
कल परसों इरम क्वेश्चन पूछी थी कि प्राइमा फेसाई, जो उसमें एक ऑप्शन में प्राइमा फेसाई यूज किया गया था, एफआईआर रिलेट्स टू कॉग्निजेबल ऑफेंस, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। वैसे नॉन कॉग्निजेबल कॉग्निजेबल दोनों में एफआईआर होता है, ये बात भी सही है। लेकिन यहाँ पे देखिए ज्यादा बेटर वाला क्या है, वहां पे लिखा एक टर्म यूज कर दिया प्राइमा फेसाई, मतलब ये हुआ प्राइमा फेसी, मतलब प्राइमा फेसी बोलते हैं, प्राइमा फेसाई दोनों कुछ भी बोल लो। प्राइमा फेसी का मतलब हुआ कि ये देख करके अपने आप एज्यूम कर लेंगे कि कॉग्निजेबल हुआ होगा तो एफआईआर तो अपना होना ही होना है। तो ये ज्यादा अच्छा है, ज्यादा ऑन द फेस ऑफ इट, ऑन, ठीक है, मतलब ऑन द फेस ऑफ इट मतलब वही हुआ। आप समझिए इस चीज को, लिखा हुआ हो सकता है किसी और वर्ड में वो दूसरा टर्म चेंज कर दे, वो है ना, या फिर उसी चीज पे बेसिस बना करके कोई ऐसा एग्जाम्पल दे दे आपके, जैसे मैंने क्लॉक टावर का एग्जाम्पल दिया रेसिप्टा लिक्विटर का। ये एग्जाम्पल तो मैं यदि नहीं देता तो उसको कोरिलेट करना बड़ा मुश्किल हो जाता, लेकिन ये एग्जाम्पल देने से समझ में आ जाता है बात। तो ये जो बात बता रही हैं आप ना ऑन द फेस ऑफ इट, ये तो ठीक है, ये तो आपको मिल जाएगा किसी भी किताब में कहीं भी, कोई सुनिए। लेकिन इसके बेसिस पे यदि कोई क्वेश्चन फ्रेम कर दिया तब क्या करें? तब तो वहां पे नहीं लिखेगा ऑन द फेस ऑफ इट, लेकिन उसका मीनिंग यही होगा कि ऑन द फेस ऑफ इट, तो उसको आपको समझना पड़ेगा। यही डिफरेंस होता है जब आप चीजों को अच्छे तरीके से समझते हैं, और नहीं समझते हैं तो क्वेश्चन गलत होने का चांस होता है। तो बस वही जो चांस थोड़ा बहुत है उसको मैं मिनिमाइज करने का प्रयास कर रहा हूँ, बस वही बात, एग्जाम्पल दे करके, थोड़ा समझा करके, उसको नॉन लीगल टर्म में बता करके। और ये लीगल टर्म है, और इसी को मैं एक दूसरा लीगल टर्म में आपको बता दूं, इसका तो क्या ही फायदा यार, तो फालतू बर्बादी हो गया टाइम का, है ना। तो इसको नॉन लीगल टर्म में बताना जरूरी होता है ताकि चीजों को आप समझ सकें। ये जो सातवां है मैंने बताया था आपको, शायद थॉट में बताया था, सबसे पहले थॉट में बताया था कि थॉट का पूरा फिलॉसफी इसी पे बेस्ड है कि यू बी जस्ट इवी रिवीडियम वेयर देयर इज अ राइट देयर मस्ट बी रेमेडी। जब राइट है हमारे पास और उसका रेमेडी नहीं होगा तो क्या फायदा। जैसे मैंने आर्टिकल 32 की बात की थी, आर्टिकल 226 की बात की थी कि यदि ये सब आर्टिकल हमें दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, तो यदि रेमेडी नहीं दिया जाए, यदि मुझे ये नहीं बोला जाए कि इन वायलेशन ऑफ योर फंडामेंटल राइट यू कैन डायरेक्टली अप्रोच टू द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, और इन वायलेशन ऑफ आर्टिकल 226 यू कैन डायरेक्टली अप्रोच टू द ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ योर स्टेट, तो फिर क्या करेंगे हम उसका? जब रेमेडी नहीं होगा तो हम करेंगे क्या? तो ये फिलॉसफी है, मैंने बताया ना कि ये लीगल मैक्सिम अक्रॉस द वर्ल्ड फॉलो होता है, ठीक है। जहां डेमोक्रेसी है कम से कम उसकी बात कर रहे हैं, चाइना जैसे कंट्री की बात नहीं कर रहे हैं, वहां तो खैर अलग तरीके का चीज, ठीक है। तो आप डेमोक्रेसी में इस तरीके की चीजें आप किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन को जाकर के आप देखिए। तो मेरे कहने का मैंने आपको पहले भी बताया था कि देखिए, अब मुझे कोई बोल दे कि आप पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन जरा मुझे समझा दीजिए एक बार पढ़ के, तो मेरे लिए कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, आराम से समझ में आ जाएगा। उसका कारण है कि जो फिलॉसफी ऑफ लॉ है, लॉ किस आधार पे बेस्ड है, क्या क्या चीजें होती है, वो फिलॉसफी मुझे पता है। वही यदि किसी को बोलेगा कि पाकिस्तान का पढ़ लीजिए, यूएस का पढ़ लीजिए, आप कहीं और ऑस्ट्रेलिया का पढ़ लीजिए, कहीं और का पढ़ लीजिए, तो उनको लगेगा ओ माय गॉड ये तो पॉसिबल, बहुत दिक्कत हो जाएगा। लेकिन जब आप चीजों को पढ़ लेंगे, अब एक डॉक्टर यहाँ का रहे या कहीं का रहे, यहाँ के डॉक्टर को बोल दिया जाए यूएस में जाकर ऑपरेशन कर दो, तो क्या ही दिक्कत है, यहाँ करे वहां करे, बॉडी तो सेम ही है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा उससे। ठीक उसी प्रकार लॉ का भी होता है। अब जैसे हमारे यहाँ, ये बार बार फोन कर रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ यह है कि अभी रिसेंटली हरीश साल्वे एक सीनियर एडवोकेट है, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड है, अच्छे खासे एडवोकेट हैं। उन्होंने प्रेजेंट किया इंडिया को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। कुलभूषण यादव जो है पाकिस्तान, जिनको बंद करके रखा है, उन पे फांसी की सजा दे दी, उनको कैप्चर पनिशमेंट दे दिया वहां। उन पे कार्रवाई जब हुई तो यहां से वो प्रेजेंट करने कहां गए? आईसीजे में। क्यों, कैसे चले गए? आईसीजे में तो बिल्कुल अलग तरीके का प्रोसीडिंग है, लॉ भी अलग है ना। तो कैसे गए? क्योंकि जब आप लॉ करते हैं तो बेसिक फिलॉसफी सेम ही होता है अक्रॉस द वर्ल्ड, कहीं भी किसी भी कोर्ट में चले जाए फर्क नहीं पड़ता, वो चीजें सेम ही होगी। तो ये जो बात मैं कर रहा हूं, यू बी जस्ट रिवीडियम, मतलब ये कॉमन चीज है। वेयर देयर इज राइट देयर मस्ट बी रेमेडी, रेमेडी तो होना ही होना है, अदरवाइज राइट का आचार थोड़ी ना बनाएंगे हम, क्या करेंगे राइट का लेकर, ठीक है। जैसे कोई भी एक्ट हो गया, ये एक्ट है हमारे पास, यदि कोई राइट हमें देता है तो इसका रेमेडी यदि इसमें नहीं होगा तो इसको क्या करेंगे? तो बर्बाद हो गया ना, क्या करेंगे इसको? जैसे कैसे, अब जैसे ये जो एक्ट है हमारे पास हिंदू लॉज है, इसमें हम बात करते हैं शादी कैसे करना है, डिवोर्स कैसे करना है। यदि वाइफ जो है वो आपसे दूर रहना चाहती है और आपके साथ नहीं रहना चाहती है, तो इसमें क्या क्या रेमेडी है, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन इसमें
रेमेडी जो है सबसे बड़ा कि इनकेस यदि आप डिवोर्स दे देते हैं तो आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा। आप यदि आपकी वाइफ या आप क्या करना चाहते हैं उसको कोर्ट में लाना चाहते हैं तो वाइफ को जो पैसा लगेगा कोर्ट प्रोसीडिंग करने, वकील का खर्चा लगेगा और भी चीजें आने जाने का वो जो खर्चा लगेगा वो पैसा आपको देना पड़ेगा। ये सारी चीजें इसी में दी गई है, तो रेमेडी दी गई ना, तभी तो इसको हम इज्जत करते हैं, तभी तो इसका वैल्यू है। यदि इसमें रेमेडी नहीं होता तो क्या करते, इसका क्या फायदा होता है, समझ में आ रहा है? तो वही है, यू बी जस्ट इबी रेमेडियम वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी। जहां राइट क्रिएट किया गया है तो उसका रेमेडी तो होना ही होना। विस मेजर की बात यदि हम करते हैं, विस मेजर मतलब एक्ट ऑफ गॉड। मैंने आपको स्ट्रिक्ट लायबिलिटी वाले केस में बताया था एक्ट ऑफ गॉड के बारे में, टॉट में अच्छे से बताया था कि एक्ट ऑफ गॉड का मतलब क्या होता है। विस मेजर इसका मतलब होता है एक्ट ऑफ गॉड मतलब कोई ऐसा सुपर नेचुरल फोर्स। अब मान के चलिए कोई है सरफिरे व्यक्ति, वो कहते हैं कि आई एम एथिस्ट, मैं नास्तिक हूं और इसीलिए मैं भगवान पे विश्वास नहीं करता, और उनको ये क्वेश्चन दे दिया जाए कि आप बताइए विस मेजर मतलब क्या होता है। 4 ऑप्शन दिया गया, वो जान रहे हैं कि ये एक्ट ऑफ गॉड होगा आंसर, लेकिन फिर भी वो नहीं मारेंगे क्योंकि विश्वास ही नहीं करते गॉड पे। बोले गॉड तो है ही नहीं, हम कैसे इसको टिक कर दें। तो इसको ब्रॉड करने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि गॉड स्लैश सम सुपर नेचुरल पावर। अरे कुछ पे तो विश्वास करते होगे, दिल्ली पुलिस से चलती है क्या, कुछ तो होगा, कुछ तो फोर्स होगा, उस पर करते होगे ना, तो जिस पे करते हो उसी को मान लो, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें होती, बहुत ही लिबरल इंटरप्रिटेशन आपको करना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 8वां हो गया, 9वां करते हैं आप, ठीक है। अब ये जो चीज है, ये शुरुआती दौर में जब लॉ बना था, देखिए अब मैं एक आपको स्टोरी बताता हूं, लेकिन इससे पहले मैं ये करता हूं। कहता है कि रेस नॉन पोटेस पेक्यस, इसका ये मतलब होता है कि किंग कैन डू नो रॉन्ग। किंग जो है, राजा जो है, वो कोई गलती कर ही नहीं सकते। ये शुरुआती दौर था। अब कैसे शुरुआती दौर था, शुरुआत में जब राज्य का निर्माण हुआ तो राजा बनाए गए। हमारे इंडिपेंडेंस से पहले राजा रजवाड़े का ही था, राजा रूल करते थे उसमें। उस सिचुएशन में क्या होता था कि शुरुआत में जस्टिस डिलीवरी सिस्टम राजा के पास ही होता था। राजा यदि कुछ बोल दिया तो उसको फॉलो करना होता था। आप रामायण देखे होंगे, रामायण में एक एपिसोड है जिसमें यह देखा गया कि जो लक्ष्मण होते हैं उनको दरवाजे पे खड़ा कर दिया जाता है और कहा जाता है कि कोई भी यदि आएगा अंदर उसको रोक देना। और क्योंकि एक ऋषि मुनि राम से कुछ बात कर रहे होते हैं और वो ये कहते हैं राम से कि यदि हमारे वार्तालाप के दौरान कोई तीसरा व्यक्ति यदि अंदर आ गया तो फिर क्या होगा, इसके लिए जिम्मेदार जो भी होगा उसको मृत्यु दंड दी जाएगी। इसीलिए लक्ष्मण को भेजते हैं गेट पे कि आप जाओ वहां पे और उसके बाद जो है कि किसी को अंदर आने मत देना। लेकिन एक दूसरे ऋषि आ जाते हैं और वो बिल्कुल गुस्से में होते हैं और उनको लक्ष्मण जी आने की इजाजत लेने के लिए वो आते हैं राम से पूछने के लिए, और जैसे ही आते हैं वैसे ही वो अपना वादा को ब्रीच कर दिया। और उनको राम भगवान वादा कर दिए थे कि जो भी आ जाएगा हमारे बीच में, जो भी वार्तालाप हो रही है इसके दौरान बीच में कोई भी आ जाएगा उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा। लक्ष्मण स्वयं आ जाते। तो अब धर्म संकट में राम पड़ जाते हैं कि मैं क्या करूं। उस समय वो राजा होते हैं, तो उस समय भी वो दुविधा उनके पास थी और उनको जो है मृत्यु दंड देने की घोषणा की जाने वाली थी। लेकिन बहुत सारे जो मंत्रीगण थे उन्होंने कहा कि आप इसे देश निकाला कर दीजिए, ये भी मृत्यु दंड के बराबर ही माना गया है। तो उनको अल्टीमेटली देश से निकाला जो होता है ना, वो चीज की थी। तो मेरे कहने का ये मतलब हुआ कि जब ये बनाया गया, ये जो हमारे पास मैक्सिम यहाँ पे है, ये कहता है किंग कैन डू नो रॉन्ग। ऐसा माना जाता था जो राजा है वो गलती कर ही नहीं सकते, इसीलिए राजा के पास जस्टिस का वो था। जिसको भी प्रॉब्लम होता था वो राजा के दरबार में चले जाते थे। आप लोग यदि हिस्ट्री पढ़ते हैं या फिर कहीं घूमने वगैरह जाते होंगे तो ये सब सारी चीजें हिस्ट्री की बहुत जरूरी है। आप जहांगीर, आप मुगल को बहुत सारा वो कहते हैं कि मुगल हमारे देश को बर्बाद कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। आप जहांगीर का हिस्ट्री जाकर के पढ़िए। जहांगीर को अभी तक के पूरे इतिहास में जितने भी राजा हुए हैं उनको कहा जाता है कि बेस्ट जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में उनका गजब का अचूक वो था, बहुत काम किया उन्होंने। उन्होंने अपने
साम्राज्य में घंटा लगवा दिया था, घंटा। मतलब देखिए कितना वो अलग तरीके का काम किए थे। बोले थे कि जिनको भी कोई भी प्रॉब्लम होगा तो कुछ भी नहीं करना, कहीं नहीं जाना, उस घंटे को तुम बजा देना और पूरा जो राजा का फोर्स रहेगा वो तुम्हारे घर पे पहुंचेगा और तुम्हारा समाधान करेगा। जहांगीर का न्यायिक घंटा बहुत बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है। उनसे हमें सीखने की जरूरत है इन तमाम चीजों से। हमें एक क्रिटिसाइज भी करना होता है कुछ चीज को, तो एक रैशनैलिटी के साथ करें। जहांगीर का घंटा बहुत जरूरी है। एज ए लॉ स्टूडेंट आपको जानना चाहिए कि वो घंटा देखिए कितना बेहतरीन और प्रैक्टिकल अप्रोच था। आजकल क्या होता है, आजकल आपको सुप्रीम कोर्ट चला जाना पड़ता है, हाई कोर्ट जाना पड़ता है, कोर्ट में जाना पड़ता है। उस समय यह था तुम घंटा बजा दो, हम तुम्हारे घर पे पहुंच करके तुमको न्याय देंगे। और एक कहानी है जहांगीर के बारे में कि एक बार ऐसा हुआ कि एक व्यक्ति नदी के किनारे कुछ काम कर रहा था तो उनकी जो पटरानियां थी वो जो है शिकार करने के लिए लोग जाते थे उस समय। वो तीर चला दिया और उसके हस्बैंड को मतलब एक व्यक्ति को लग गया, उसकी डेथ हो गई। तो अब जो है वो जो औरत थी जिनका हस्बैंड मर गया, वो न्याय के लिए इनके पास आई, जहांगीर के पास, कि महाराज ऐसा हो गया मेरे साथ, किसी ने आपके राज्य में किसी ने मार दिया मेरे हस्बैंड को, अब मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, क्या करें हम, कहाँ जाए, वो कमाता था हम खाते थे, क्या करें हम, कैसे काम कहाँ करें, बच्चे हैं घर वाले हैं, कैसे हम काम करें। तो फिर उनका जो ये नहीं पता था उसको कि इन्हीं की वाइफ जो है, मतलब जो मारा गया है उनको, वो तीर चलाया। तो उनका जो आदेश था, जब ये बाद में पता चला कि उनकी जो खुद ही अपनी वो है पटरानियां वो मारी हैं, फिर भी ये इस तरीके का फैसला था कि जो भी तुम्हारे हस्बैंड को मारा है तो मेरा आदेश है कि उसके भी हस्बैंड को उसी तरीके से मार दिया जाए। जब ये बात पता होने के बाद भी कि उसके हस्बैंड मैं हूं और मुझे ही मारा जाएगा। तो ये सारी चीजें हिस्ट्री की चीज है, आपको मैं हिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा हूं, कभी कभी आप वैसे ही पढ़ लीजिए जाकर के। बहुत सारी चीजें हैं, जब आप लॉ पढ़ते हैं तो उम्मीद करते हैं सारे लोग कि आप एक होलिस्टिक जानकारी रखते हैं, चाहे वो किसी चीज का रहे, मेडिकल साइंस का रहे, चाहे वो इकोनॉमिक्स का रहे, चाहे वो बायोलॉजी का रहे, क्योंकि केसेस का वैरायटी चेंज होते रहता है। लॉ का ये मतलब नहीं कि कोई पार्टिकुलर सब्जेक्ट है, लॉ एक आप बहुत सारे सब्जेक्ट का एक मिश्रण है, एक तरीके से मिक्सचर है, इंटरडिसिप्लिनरी कहा जाता है ना। तो ये यही कारण है कि कोई एक जज जो होते हैं लॉ पढ़ के वो सारा केस डील कर लेते हैं, वो आरबीआई का केस हो, सेबी का केस हो, इकोनॉमिक ऑफेंसेस का हो, वो मेडिकल साइंस का हो, या कुछ करप्शन का हो, या सिविल मैटर्स हो, क्रिमिनल मैटर्स हो, अरे एनीथिंग, कुछ भी कर लेते हैं। क्यों? वो उस तरीके का ये डेवलप कर पाते हैं, है ना। चलिए अब हम बात करते हैं अब इनिशियो। अब इनिशियो मैंने पहले आपने सुना होगा, वाइड अब इनिशियो, वाइड अब इनिशियो मतलब फ्रॉम द बिगिनिंग। तो अब इनिशियो जहां पे लग जाएगा ना, उसका मतलब होता है फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरुआत से वो वाइड था, या जहां भी इसको यूज कर दिया मतलब शुरुआत से ही ऐसा नहीं था, कुछ इस तरीके से, है ना। एक जो इंपॉर्टेंट हमारे पास कंसेप्ट बचता है वो है एक्स पार्टी, एक्स पार्टे डिग्री। एक्स पार्टे डिग्री का आपने नाम सुना है? थोड़ा बताइए चैट बॉक्स में, एक्स पार्टे का मतलब समझते हैं आप? क्या होता है एक्स पार्टे का मतलब, समझ में आता है आपको? नहीं आता? किसी को आता है थोड़ा बहुत? किसी को आइडिया है? किसी को नहीं है? So without the other party. क्या 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 बोल रहे हो? Without the other party. मतलब थोड़ा एक्सप्लेन करो, ऐसे ऐसे बात बताओ, मतलब ठीक है क्या क्या मतलब थोड़ा बता के बताओ, एक आध सेंटेंस बोलो, क्या एग्जांपल बताओ एक। सर जैसे कोई भी केसेस में प्रोसिक्यूशन होती है और डिफेंडेंट होता है, तो उसमें से कोई एक एब्सेंट हो, समथिंग कुछ ऐसा ही। ठीक है, चलो कम से कम गाइड वाइड तो पढ़ रहे हो ढंग से, गुड। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, समझ गया, मैं समझ गया, कोई बात नहीं, ठीक है। मैं बताता हूँ,
स्क्रीन दिख रहा है ना आप लोग को? नो सर, चलिए, एक्स नहीं दिख रहा है एक्स सर। पार्टे का मतलब होता है, नहीं दिख रहा स्क्रीन? नहीं दिख रहा है सर, बंद हो गया। दिख रहा है सर। मुझे नहीं दिख रहा दिख रहा है सर, दिख रहा है। क्या कर रहे हो यार तुम? सारे लोग को दिख रहा है। मुझे आप दिख रहे हो सर। अरे अरे मतलब यार, अभी तो अब देखो, अब देखो, अब देखो, अब देखो, स्क्रीन नहीं दिख रही है? दिख मैं रहा है रिफ्रेश सर, करके दिख देखता रहा हूँ है। एक बार। ऐसे मत करो, कंफ्यूज। आप स्क्रीन वाला जो है ना, वो जहाँ पे लिखा रहा होगा कि विवेक इज प्रेजेंटिंग स्क्रीन, वो वाला क्लिक करो। आप मेरा चेहरा देखने वाले उस पर क्लिक कर दिए होगे। ठीक है, तो चलिए मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ एक। एक्स पार्टे, एक्स पार्टे यूजुअली सिविल सिविल केसेस में यूज होते हैं। यूजुअली क्या होते हैं? सिविल केसेस में। सर अभी भी नहीं दिख रहा है मेरे को। आपको नहीं दिख रहा है? सर अरे फोटो और भेज कोई दे है रहा हूँ इनके मैं अलावा? देखूं। अरे फोटो मत भेजो यार, और कोई है जिनको नहीं दिख रहा है? मुझे तो दिख रहा है सर। नहीं दिख रहा सर, नहीं दिख रहा है? अब नहीं दिख रहा सर। अरे रुको यार, क्या कर रहे हो तुम? विजिबल है, हाँ, दोबारा विजिबल है। विजिबल है? आप विजिबल है, सारे लोग बोल रहे हैं विजिबल है। जो जिनको नहीं दिख रहा है वो एक बार मीटिंग को छोड़ दीजिए, दोबारा ज्वाइन कर लीजिए, आप देख पाएंगे उसके बाद। ठीक है, कंफर्म कर दीजिए, तभी आगे बढ़ेंगे हम यार। दिख रहा है सर। ठीक है यार, रुको यार, मैं दोबारा ही कर देता हूँ, दोबारा ही कर लेता हूँ। मान लो कुछ प्रॉब्लम होगा तो वो ठीक हो जाए। अब दिख रहा है? यस सर, अब दिख रहा है। यस सर, अब दिख रहा है। यस सर। कोई बात नहीं, होते रहता है ये सब। अब बात को ध्यान से समझिए, बात को ध्यान से समझिए। ये कहता है एक्स पार्टे यूजुअली क्या होता है, ये सिविल सिविल केसेस में, CIVIL सिविल केसेस में यूज होता है। कैसे होता है? जैसे मान के चलो आपके और मेरे बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया, हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया, है ना, या प्रॉपर्टी का मैटर है, डिस्प्यूट हो गया। ये सिविल ऑफेंस, ऑफेंस नहीं बोलेंगे, सिविल रॉन्ग बोले। ऑफेंस का मतलब मैंने बताया था ना, क्रिमिनल में चला जाता है अपने आप, तो सिविल रॉन्ग बोलते हैं। अब इसमें क्या हुआ कि कोर्ट में मैंने पिटीशन किया, पिटीशन के बाद क्या होगा? पिटीशन के बाद पहला बार जज देखेंगे आपके उसमें, और उसके बाद लगेगा उनको कि ठीक है, ये सही चीज लिख करके आए हैं, ठीक ठाक है ये, तो क्या करेंगे? वो दूसरे वाले पार्टी को क्या करेंगे? समन इशू करेंगे। समन इशू करेंगे कि आप आइए, जरा बताइए कि क्या बात है, आपके अगेंस्ट आया है वो चीज। अब मान के चलिए कि दूसरा वाला पार्टी आता ही नहीं है। क्रिमिनल केसेस में तो बहुत सारी चीजें हैं, क्रिमिनल केसेस में तो आपको वारंट और नॉन अवेलेबल वारंट और बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन सिविल मैटर में आप क्या करें? सिविल मैटर में उनको पनिश तो नहीं कर सकते, जेल में तो नहीं बंद कर सकते। तो सिविल मैटर में यूजुअली क्या होता, सिविल का मतलब ये है कि जेल में नहीं कर सकते उनको, जब तक क्रिमिनल मैटर नहीं होगा तब तक जेल में थोड़ी ना भेजेंगे उनको। तो सिविल मैटर में ये होगा कि यदि आपको समन भेजा गया, आप आए, आपने रिटर्न स्टेटमेंट फाइल की, वो लिखा रिप्लाई में कि ऐसा ऐसा चीज है, फिर केस प्रोसीडिंग आगे बढ़ा, फिर सामने वाला पार्टी जो है आ रहा है, मतलब वो सिर्फ वही आ रहा है, दूसरा वाला पार्टी जो है बीच में आना ही छोड़ दिया, कोर्ट आना ही छोड़ दिया, वॉट एवर रीजन में भी, रीजन कुछ भी रहे, वो नहीं करना चाहता, नहीं आना चाहता, उसको लगता सिविल रॉन्ग है, क्या ही हो जाएगा। तो उस सिचुएशन में जज के पास ये पावर होता है, सिविल जज के पास, कि वो बिना तुम्हारे प्रेजेंस के डिसीजन सुना देंगे।
तुम नहीं आए, तुम्हारा नुकसान होगा। मान के चलो ये प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है 10 करोड़ का, और आप आ ही नहीं रहे हो, कोर्ट आपको समन भेज रही है और आप आ ही नहीं रहे हो, मतलब आप ग्रांटेड में ले लिए कोर्ट को, तो कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट वन साइडेड दे देगा जजमेंट, वन साइडेड लिखेगा उसमें रिकॉर्ड में कि ये आ नहीं रहा है, इसको मैं बुला रहा हूं, नहीं आ रहा है, तो ठीक है, मेरा जजमेंट ये पारित किया जाता है और मैं आदेश देता हूं कि इस जजमेंट का जो है पूरा किया जाए। आदेश का पालन हो, मूवी में देखे होंगे ना, मेरे आदेश का पालन हो, तो ऑर्डर दे देते हैं कि मेरे आदेश का पालन हो, मैं ये पूरा का 10 करोड़ का 10 करोड़ प्रॉपर्टी ए को दे देता हूं। ए जो है लगातार कोर्ट में आ रहा है, बी आ ही नहीं रहा, मैं उसको बुला रहा हूं, आ नहीं रहा है, तो जो नहीं आया वो गया। ठीक है, तो उसी इस तरीके के प्रोसेस को कहते हैं एक्स पार्टे डिक्री या एक्स पार्टे जजमेंट। एक्स पार्टे मतलब दूसरा वाला पार्टी है ही नहीं, एक ही साइड वहां पे मौजूद है, क्योंकि दूसरा वाला नहीं है, उसी का फॉल्ट है। क्यों नहीं है? तुमको बुलाया गया फिर भी नहीं आ रहे हो, कोई रिप्लाई नहीं दे रहे हो, ना ही अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेज रहे हो, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। तुम्हारे लिए हम वेट थोड़ी ना करते रहेंगे, अरे कोर्ट है, तुम्हारे अकॉर्डिंग हम चलेंगे क्या? यू हैव टू फॉलो अस, मतलब कोर्ट के अकॉर्डिंग आपको चलना है, आपके अकॉर्डिंग कोर्ट नहीं चलेगा। तो आप समय पे आ जाइए, नहीं तो नुकसान उठाने के लिए तैयार रहिए। सिविल केसेस है, नुकसान ही उठेगा। अब 10 करोड़ का 10 करोड़ मैटर एक पार्टी को ट्रांसफर कर दिया गया, सामने वाला पार्टी अब बौखला गया कि ये क्या हो गया श्रीमान, ऐसे कैसे कर दिए, तो बोलेंगे ये एक पार्टे हो गया, तुमको बात से जब बुला रहे थे समझ में नहीं आ रहा था क्या? जाओ अब तुम घूमते रहो इधर उधर लेकर के, जाओ फिर अब ऊपर की अदालत करते रहो तुम, तो फिर वो परेशानी अलग। कई बार एक पार्टे डिग्री को वापस ले लिया जाता है यदि लेजिटिमेट कोई कॉज रहे, कोई लेजिटिमेट कॉज यदि आप देते हैं कि इस तरीके की चीजें थी, इस वजह से मैं नहीं आ पाया, माफ कर दीजिए हमको, गलती हो गया हमसे, आगे से नहीं करेंगे ऐसा, और यदि लेजिटिमेट रहेगा तो हो सकता है कि जज के मूड पे डिपेंड करता है, वो चाहे तो माफ कर दें, वो चाहे तो नहीं माफ करें, डिपेंड करता है। यही सारी चीजें फायदा है जज बनने में, है ना? आपके मूड पे 70% से ज्यादा चीजें आपके मूड पे चलती है, डिस्क्रिशन पे, मूड इन द सेंस की डिस्क्रिशन पे। ठीक है, हालांकि डिस्क्रिशन का सही से इस्तेमाल करना भी जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटर आलिया कहते हैं इसको। इंटर आलिया मतलब होता है अमॉन्ग अदर थिंग्स। जैसे मान के चलिए, जैसे हम देते हैं ना एटसेट्रा, वैसे ही लॉ में इसको इंटर आलिया यूज किया जाता है। एक एग्जाम्पल दे दिए, 2-3 और एग्जाम्पल उसी के जैसा है तो इंटर आलिया लिख करके छोड़ देते हैं। ठीक है, अमॉन्ग अदर थिंग्स मतलब और भी चीजें जो है, ये सारी चीजें ऐसे ही है, तो इसको इस तरीके से यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट रहेगा मैं उसमें ज्यादा टाइम दूंगा, जो नहीं रहेगा ज्यादा इंपॉर्टेंट उसको मैं वैसे ही बता करके आपको सेटिस्फाई कर दूंगा, ताकि चीजें कभी आ जाए तो दिमाग में रहे। इप्सो फैक्टो, इप्सो फैक्टो का मतलब होता है इन द फैक्ट इटसेल्फ, बाय द रीजन ऑफ दैट फैक्ट। ठीक है, कोई भी फैक्ट के कारण कुछ हुआ है तो हम उसके इतना नहीं लिखेंगे। देखिए लॉ का यही खूबसूरती है, ये सारी चीजें जो मैं बोल रहा हूँ ना, वकील यही सब लिखते हैं, और कोई जजमेंट पढ़ेंगे ना तो इस तरीके का हजारों चीज मिल जाएंगे आपको, और अब सामने वाले बंदे को पता ही नहीं चलेगा ये क्या लिखा हुआ, तो पता ही नहीं है ये मीनिंग उसको पता ही नहीं होगा। इप्सो फैक्टो लिख देगा, आप क्या इप्सो फैक्टो यार, इन द फैक्ट इटसेल्फ मतलब उस फैक्ट को एम्फसाइज करने की बात की गई होगी, इप्सो फैक्टो वहां पे यूज कर देगा। कोई भी फैक्ट ऊपर में एक आध पैराग्राफ लिखा होगा, बाद में पीछे सब इप्सो फैक्टो इप्सो फैक्टो इप्सो फैक्टो कर देगा। ठीक है, तो उस सिचुएशन में आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है यदि लॉ के जानकार नहीं है आप। ठीक है, एक्स ग्रेसिया, ये सारी चीजें तो कॉमन है। मैटर ऑफ ग्रेस आप देखते हैं कई बार स्टेट को फंड कर दिया जाता है, एक्स ग्रेसिया दिया जाता है पैसा, तो मैटर ऑफ ग्रेस, ग्रेस मार्क होता है ना, प्रिंसिपल हम लोग को देते थे स्कूल में, 1-2 नंबर से यदि बच जाता था पास होने में तो दे देते थे कि ठीक है ग्रेस मार्क, प्रिंसिपल ग्रेस कहा जाता था, उसी से आप समझिए, उसी को रिलेट कर दीजिएगा। एक्स ग्रेसिया मैटर ऑफ ग्रेस आपको दे दिया गया, आप इसके हकदार नहीं है, दे दिया गया, चलो ठीक है एंजॉय करो। ठीक है, क्योंकि लगा कि जस्टिस सर्व हो जाएगा देने से, तो दे दिया। बाकी सारे सब्जेक्ट में आपका अच्छा मार्क्स था, एक में 2 नंबर कम था, तो प्रिंसिपल साहब को लगा कि अच्छा ठीक है चलो 2 नंबर, बाकी 4 में ठीक है, एक में दे देते हैं, कोई इस तरीके से। उसके बाद जो प्रिंसिपल हमारे पास है वो है लोकस स्टेंडाई। लोकस स्टेंडाई को मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में बताया आपको, और मैंने ये बताया था कि लोकस स्टेंडाई एक प्रिंसिपल है लॉ का, जिसमें कहते हैं यदि मैंने एग्जांपल दिया था आपके और मेरे बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट है, तो या तो आप जाएंगे या तो मैं जाऊंगा, मतलब कोर्ट में कुछ भी यदि डिस्प्यूट हुआ तो
हम दोनों का लोकस स्टैंडाई है, मतलब राइट टू इंटरफेयर। ये जो पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है इसमें हमारे दोनों का क्या है, लोकस स्टैंडाई बनता है। लेकिन कोई तीसरा व्यक्ति थोड़ी ना आगे करेगा, तीसरा व्यक्ति नहीं कर सकता। अरे कॉन्ट्रैक्ट मेरे और आपके बीच में हुआ, तीसरा व्यक्ति क्यों आएगा? तो लोकस स्टैंडाई का प्रिंसिपल मतलब हुआ कि जो इंटरफेयर करने का राइट जिसके पास है वही कर सकता है इंटरफेयर, वही कोर्ट में आकर के प्ली कर सकता है, जिसका नहीं है वो कैसे करेगा? और जब मैंने आपको पीआईएल वाली बात बताई थी, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, तब मैंने बताया था कि पीआईएल में लोकस स्टैंडाई के प्रिंसिपल को डाइल्यूट कर दिया जाता है। मतलब इसमें कोई भी, चाहे कोई भी हो, किसी भी मजहब के हो, किसी भी राज्य के हो, वो क्या करते हैं, आप या गवर्नमेंट के एक्शन में इंटरफेयर करते हैं और कोर्ट में जाकर के वो पीआईएल दर्ज कर सकते हैं यदि वो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पे। तो वहां पे लोकस स्टैंडाई का जो प्रिंसिपल है जिसमें ये कहता है कि वेदर यू हैव राइट टू इंटरफेयर और नॉट, यदि है तब तो ठीक है, और पीआईएल में नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं। मतलब आप ऐसे समझिए कि जब भी आप कोर्ट जाते हैं तो सबसे पहला प्रश्न होता है कि डू यू हैव लोकस स्टैंडाई, जज पूछेंगे तो आप बोलेंगे यस मिलॉर्ड, मतलब आपके वकील बोलेंगे यस मिलॉर्ड है मेरा लोकस स्टैंडाई, एंड बताएगा कि ऐसे ऐसे ये पार्टी ऐसे ऐसे हुआ है, एंड देयरफॉर I have a legitimate locus standi and therefore please give me a chance to plead before you। तब आप प्लीड करना शुरू करें, पहले लोकस स्टैंडी प्रूव करना। पीआईएल में ये पूछेंगे नहीं जज साहब, क्योंकि पीआईएल में लोकस स्टैंडी का फर्क पड़ता नहीं। तो ये हो, आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको कल 2 बार बताया था बर्डन ऑफ प्रूफ के बारे में, कौन प्रूफ करेगा, किस पे प्रूफ करने की जिम्मेदारी होती है, बोझ होता है, जो प्रोसिक्यूशन होता है, जो आप पे क्लेम करता है ये मेरे साथ ऐसा किया, यूजुअली इसी का होता है। मैंने कुछ एक्सेप्शंस की बात की थी जहां पे बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट हो जाता है, ये भी मैंने बताया था। आप जाकर के सीआरपीसी और एविडेंस वाला लेक्चर देखिए, उसमें हो जाएगा। तो उसी को हम क्या कहते हैं, ओनस प्रोवेंडाई, ठीक है, ओनस प्रोवेंडी कहते हैं इसको। ओनस मतलब हुआ जिम्मेदारी एक तरीके से, प्रोवेंडी, ओनस प्रोवेंडी द बर्डन ऑफ प्रूफ, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा ओनस प्रोवेंडी लाइज, ये क्वेश्चन देगा ए ने ऐसा किया, बी ने ऐसा किया, सी ने ऐसा किया, डी के साथ ऐसा हुआ, और उसके बाद लिखेगा ओनस प्रोवेंडी लाइज विद। अब जिसको नहीं पता होगा ओनस प्रोवेंडी, वो क्या आंसर कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, वो छोड़ देगा। इसीलिए ये सारी चीजों को समझना जरूरी है। इंटेलिजिबल डिफरेंसिया, ये मैं आर्टिकल 14 जब बता रहा था, आर्टिकल 14 जब मैं बता रहा था कॉन्स्टिट्यूशन में, वो वाला लेक्चर सेकंड या थर्ड वाला देखिएगा, उसमें मैं इंटेलिजिबल डिफरेंसिया की बात की। उसमें मैंने ये भी बताया था कि एक मेरा वीडियो है सीए को लेकर के, आर्टिकल 14 एंड सीए, उसको जाकर के देखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन वाले प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहां जाकर के चेक कीजिएगा, आपको मिलेगा, वो देखिएगा। उसमें इंटेलिजिबल डिफरेंसिया क्या होता है वो बताया गया अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे क्या है, द डिफरेंस कैपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टैंड, मतलब जब भी आप जैसे सीए आया तो किस आधार पे आया, क्या रैशनैलिटी था, है ना, क्या आप लॉ बना सकते थे उस पे, ये दिमाग लगा करके आपको लॉ के अकॉर्डिंग करना होता है। इसी को इंटेलिजिबल डिफरेंसिया कहा जाता है। यदि इंटेलिजिबल डिफरेंसिया प्रूफ नहीं हो पाता है तो वो चीजें खारिज कर दी जाती है कोर्ट के द्वारा, ठीक है। तो ये जाकर के वहां आर्टिकल 14 वाला लेक्चर देखिए, और जो मैंने एक्स्ट्रा एक लेक्चर बोला था सीए एंड आर्टिकल 14 वाला, वो वाला देखिएगा, चीजें स्पष्ट हो जाएगी इंटेलिजिबल डिफरेंसिया के बारे में। इनफ आधा घंटा लगभग मैंने बताया है, ठीक है। इंट्रा वायर्स या अल्ट्रा वायर्स, दो चीज आपने सुना होगा। दिस इज अल्ट्रा वायर्स ऑफ लॉ, मतलब बियॉन्ड द पावर, मतलब ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दो, अल्ट्रा वायर्स यूज करेंगे। इंट्रा वायर्स मतलब विद इन द पावर है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये दोनों चीज आप ध्यान में रखिएगा, इंट्रा वायर्स और अल्ट्रा वायर्स। इंट्रा वायर्स मतलब विद इन द पावर, अल्ट्रा वायर्स मतलब बियॉन्ड द पावर। अल्ट्रा वायर्स मतलब वो खराब है, लॉ में बेकार है, पावर है ही नहीं उस चीज का करने का, और आपने कर दिया, तो अल्ट्रा वायर्स, ठीक है। इसको कई बार अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी लोग बोल देते हैं हमारे कंट्री के परिप्रेक्ष्य में। अदरवाइज कोई दूसरा लॉ है, कोई दूसरा प्रोविजन है, तो कहते हैं दिस प्रोविजन इज अल्ट्रा वायर्स ऑफ द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और द स्पिरिट ऑफ द लॉ। तो वो बात इस तरीके से। लेक्स मतलब होता है लॉ, कई बार लेक्स आपको यूज मिलेगा, एलईएक्स, ठीक है, ये वाली चीज। तो ये वाला इसका मतलब होता है लॉ। सबीना, ये जो है इंपॉर्टेंट चीज है, आप देखिए इसमें कहता है रिटन ऑर्डर that commands someone to appear in court to give evidence। ये वैसे ही याद कर लीजिए, क्वेश्चन पूछेगा नहीं है, ठीक है। ये देख लीजिए, वर्ड मीनिंग टाइप का है, तो इसको लीगल वर्ड मीनिंग आप कर सकते हैं, इसको देख लीजिएगा। ल्यूनेटिक आपको पता ही है, ल्यूनेंसी है, इंसेन है, इस तरीके का। तो ल्यूनेटिक आपको मैं कल बताया था ना एविडेंस में,
फोनेटिक दे सकता है, मीनिंग में बताऊं, ये सब आप हमसे ज्यादा जानकार हैं इंग्लिश के, तो आप देख लीजिएगा। एमिकस क्यूरे मैंने आपको कल बताया था ना, शुरुआत के लेक्चर के शुरुआत होते ही मैंने बताया था एमिकस क्यूरे और जो एक्सपर्ट एविडेंस में क्या अंतर है, तो वहां से आपको ये सारी चीजें पता हो गई। फ्रेंड ऑफ द कोर्ट, क्या फ्रेंड, क्या क्या का फ्रेंड का क्या मतलब होता है, ये सारी चीजें आपको पता ही है, कल मैंने बहुत डिटेल में बताया है। कल का लेक्चर में अभी 1-2-3 घंटे में अपलोड करके उसको मैं दे दूंगा, ठीक है। ऑर्बिटर डिक्टा, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझना बहुत जरूरी है। आप बताइए कितने लोग हैं आप में से जो ऑर्बिटर डिक्टा के बारे में जानते हैं, एक बार आप रिप्लाई कीजिए, ऑर्बिटर डिक्टा के बारे में कितने लोग जानते हैं। कुछ में ज्यादा नहीं सर, बस ऐसे गाइड में बस पढ़ा है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, समझ तो नहीं आया था। समझ नहीं आया? नो सर। ऐसे कैसे काम चलेगा? किसी को आया समझ? जानते हो महिमा, बताइए क्या है? सर ऑर्बिटर डिक्टा होता है कि कोई भी फ्रेज या फिर कोई भी कुछ भी जो जज बोलते हैं, किसी भी मतलब वो डिसीजन से रिलेटेड नहीं होता, पर कुछ होता है जब वो डिसीजन बताते हैं उस टाइम पे। जैसे एग्जांपल एक दो। एग्जाम्पल नहीं पता मेरे को, वैसे समझ आ गया है, पर अभी समझाना मेरे लिए इतना समझ नहीं आया कि मैं समझा भी दूं। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, इट्स ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए, कॉन्फिडेंस आपका तभी बनता है आप जब चीजों को ढंग से ऐसा हो जाए कि बिल्कुल कैसा भी घुमा दे इसको, मैं बता रहा हूं। अब जैसे क्वेश्चन यदि आपसे इस लेवल का पूछ दिया, एक पैराग्राफ दे दिया, एक पैराग्राफ दे दिया और उसमें बोला कि बताइए इसमें से कौन सा सेंटेंस जो है, या पैराग्राफ को चेंज मतलब दो लाइन का 3 पैराग्राफ दे दिया, उसमें नंबरिंग कर दिया 1 2 3 4 इस तरीके से पूछ दिया कि ये पूरा पैराग्राफ पढ़िए और आप मुझे बताइए कि इसमें से कौन सा पैराग्राफ ऑर्बिटर डिक्टा है। और इसी के जैसा एक और चीज यूज होता है, क्या है? रेशियो डिसेंडनी। कौन सा रेशियो है, कौन सा ऑर्बिटर डिक्टा है, आप जो है बताइए। तो उसमें जब तक आप एनालाइज नहीं करेंगे चीजों को, तब तक आप उसका आंसर नहीं दे सकते। कुछ भी कर लो, कितना भी आप मीनिंग वो कर लीजिए, नहीं आएगा। तो चलिए मैं बताता हूं क्या होता है। ऑर्बिटर डिक्टा एक ऐसा सेंटेंस होता है या फिर ओपिनियन होता है, ऑब्जर्वेशन होता है, जो जज के द्वारा दिया जाता है। जैसे जज जब जजमेंट लिखते हैं, जैसे अयोध्या मामले में जजमेंट है, ये 1000 पेज, 1200 कुछ इस तरीके का पेज का, 1000 कुछ पेज का। तो इसमें क्या आपको पूरा का पूरा 1000 में वो डिसीजन ही दिया है क्या? ऐसा तो नहीं हो सकता। अरे डिसीजन तो होगा ना, मतलब रेशियो, डिसीजन मतलब वो रेशियो जो फॉलो करना है पुलिस को, वो तो एक ही पैराग्राफ होगा, 2 पैराग्राफ होगा, 10 पैराग्राफ होगा, 20 पैराग्राफ होगा, 1000 पैराग्राफ थोड़ी ना होगा 1000 पेज का। रेशियो में ये होता है कि क्या करना है। रेशियो में ये बताया जाएगा कि भैया ऐसा है, इस पार्टिकुलर मस्जिद में तुम्हारा क्लेम नहीं बनता, और इसीलिए ये जो मंदिर है, ये जो डिस्प्यूटेड एरिया है, वो रामलला को ट्रांसफर किया जाता है। ये तो बिल्कुल बाइंडिंग है, हो गया। और उसके बाद बताया गया कि इसके साथ साथ, क्योंकि बाबरी मस्जिद को गिराने में जब भी गिराया गया वो बहुत ही बेकार एक्ट था और डेमोक्रेसी में बिल्कुल अनवांटेड था, और ये गलत हुआ, कोर्ट इसको एडमिट करता है। लेकिन अब उसको पीछे जाकर के उस पर क्रिमिनल जो चल रहा है चार्ज, वो तो अलग केस है, वो तो चल ही रहा है, उसको छोड़ दीजिए। अब इसके कंपनसेशन में आपको कंपनसेट करने के लिए, चूंकि नुकसान हुआ है, तो क्या कर दिया कोर्ट, बोला कि 5 एकड़, जो 2.5 एकड़ भी नहीं है जमीन, उससे दुगना मुहैया कराया जाए इनको जमीन, और उसी जगह पे अयोध्या में ही किसी दूसरे थोड़ा दूर पे, ऐसा नहीं कि एक ही बार फिर से लड़ना शुरू कर दो सब लोग, दूर में जाकर इनको डबल लैंड दिया जाए। तो ये तो हो गया आपका रेशियो। रेशियो मतलब जुडिशियल डिसीजन, रूल ऑफ लॉ, उसको फॉलो करना है, ये चीज तो रेशियो हो गया, रेशियो डिसेंडनी, ये नीचे लिखा हुआ ऑर्बिटर डिक्टा के नीचे। लेकिन अब पूरे 1000 पेज में बहुत सारी चीजें ली गई, बहुत सारे स्टेटमेंट जज साहब ने यूज किया,
कुछ एग्जाम्पल्स उन्होंने यूज किया गया, कुछ दूसरे देश के कुछ ऐसे चीजों को यूज कर सकते हैं, ये वाला देश ऐसा किया है, यहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा किया है, इस तरीके का निर्णय लिया है, ये सारी चीजें जो अपार्ट फ्रॉम योर जुडिशियल डिसीजन तो समझ में आ गया कि यहाँ मंदिर बनाओ, वहां पे मस्जिद बनाओ, इनको जमीन दो, ये तो पूरा का पूरा आपका रेशियो हो गया, रेशियो ऑफ द केस। तो रेशियो डिसिडेंडी तो समझ में आ गया। तो ऑर्बिटा डिक्टा क्या है? ऑर्बिटा डिक्टा मतलब जो बाकी का जो 900 पेज था ना, उसमें कुछ कुछ चीजें आपने एग्जाम्पल दिया। कई बार रामायण को कोट करते हैं, महाभारत को कोट करते हैं, कई बार बहुत सारे शेक्सपियर वगैरह के आर्टिकल को, बुक को कोट करते हैं, बहुत बड़े जुरिस्ट के बुक को कोट कर दें, किसी के आर्टिकल को कोट कर दें। फजान मुस्तफा जो है लॉ के बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं, NLU बेंगलोर के VC हैं, उनके कई आर्टिकल्स को कई बार जजमेंट में आपको देखा जाएगा। हमारे यहाँ उपेंद्र बख्शी है, जिनका नाम रिकमेंड किया गया था जज के लिए। मैंने बताया था ना जब आर्टिकल 1 to 4 बता रहा था कि उसमें एक ये भी ऑप्शन है कि किसी ज्यूरिस्ट को डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के जज बना सकते हैं, रिकमेंड किया होता है। यह दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी रहे और फैकल्टी ऑफ लॉ के थे। तो उस सिचुएशन में क्या होता है, वो बाइंडिंग नहीं होता है, बाइंडिंग नहीं होता है, क्या होता है, लेकिन बाइंडिंग कंक्लूजन आने के लिए वो सारी चीजें एग्जाम्पल दी जाती है। जैसे इसको समझाने के लिए मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं ना, ठीक है, तो वो चीज हुआ ऑर्बिटा डिक्टा। ऑर्बिटा डिक्टा डिक्टेट कर रहे हैं, कुछ जज साहब बता रहे हैं, तो इसमें कहता है एन ओपिनियन गिवन बाय द कोर्ट नॉन नेसेसरी फॉर द डिसीजन कैजुअल रिमार्क्स ऑफ ए जज। कैजुअल रिमार्क्स ऑफ द जज, एग्जाम्पल कुछ यूज करते हैं, रामायण महाभारत कुरान कहीं से भी कर सकते हैं, जहां से भी उनको सही लगे, रेलेवेंट लगे इस चीज में। लेकिन पूरे जजमेंट में एक जो होगा रेशियो होगा ऑफ दैट जजमेंट, इसका मतलब हुआ कि वो तो फॉलो करना ही करना है, और रेशियो जो है वही प्रेसिडेंट होता है। प्रेसिडेंट मतलब सामने वाला कोर्ट क्या फॉलो करेगा, पूरा 1000 का 1000 पन्ना थोड़ी ना कोर्ट करेगा, क्या कोर्ट करेगा, क्या फॉलो करेगा, क्या वो बाइंडिंग होगा, क्या बाइंडिंग होगा। रेशियो डिसिडेंडी इज बाइंडिंग, ऑर्बिटा डिक्टा इज नॉट बाइंडिंग। ऑर्बिटा डिक्टा तो ऑब्जर्वेशन है कोर्ट का, ओपिनियन है कोर्ट का। ओपिनियन तो चेंज हो सकता है, लेकिन जो जजमेंट है, डिसीजन है, जुडिशियल डिसीजन है, दैट हैज टू बी बाइंडिंग फॉर ऑल द कोर्ट। ठीक है, तो ये चीज जो रेशियो है वो जरूरी है, वो बाइंडिंग है, लेकिन रेशियो तक आने के लिए आपको ऑर्बिटा डिक्टा का माध्यम लेना पड़ता है। आपको बहुत सारे एग्जांपल्स उसमें बताने पड़ते हैं ताकि आप एक फ्लो में आकर के उस चीज को समझ सकें। अब क्वेश्चन आता है कि ये पता कैसे चलेगा, वहां तो लिखा नहीं रहेगा कि ये रेशियो है और ये ऑर्बिटर है, लिखा नहीं रहता है। 1000 पन्ना कौन सा रेशियो कैसे पता चलेगा? जनरल आदमी को नहीं पता चलेगा, उसको पता चलने का सवाल ही नहीं होता। वकीलों को पता चल जाएगा क्योंकि ये एक्सपर्ट होते हैं, इनको पता होता है कौन सा क्या चीज है। एक ही बार में वो पकड़ लेंगे ये वाला रेशियो है, बाकी सब 1000 पन्ना का जजमेंट है, लेकिन वो एक ही बार में पकड़ लेंगे कि कौन सा रेशियो है, कौन सा ऑर्बिटर है। तो ये धीरे धीरे समय के साथ साथ आ जाता है, आपको समझ में अभी नहीं आएगा। तो कुल मिलाकर के ये चीज छोड़ दीजिए। और वैसे भी 1000 पन्ना किसी के पास ले गए, अरे पागल हो जाएगा यार, 1000 पन्ने पढ़ने का समय है क्या? ये बुक 4 बुक बन जाएगा 4 वॉल्यूम का उसमें, ठीक है। और 1000 तो कम है, 10-10 हजार पेज का जजमेंट भी होता है। तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे? आपको आपका जो एक्सपर्टीज है लॉ का, वही वहां पे फायदा पहुंचाता है आपको। आप फटाफट वो देख लेते हैं कौन सा रेशियो है, कौन सा ऑर्बिटर है। तो ऑर्बिटर मतलब जो नॉन एसेंशियल चीजें हैं, जिसको बाइंडिंग नहीं माना जाता है, जज के द्वारा कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, कुछ आर्टिकल्स को कोट किए गए हैं उस चीज को, उस कंक्लूजन तक आने के लिए। लेकिन रेशियो डिसिडेंडी जो है, दैट हैज टू बी फॉलोड बाय ऑल द लोअर कोर्ट्स अक्रॉस द कंट्री। सारे लोगों को, सारे जुडिशियल हो या एग्जीक्यूटिव हो, कोई भी हो, उनको फॉलो करना पड़ेगा। तो रेशियो जो है वो मेन पार्ट ऑफ द जजमेंट होता है, whereas the ऑर्बिटर डिक्टा इज सब्सिडियरी पार्ट, उसी से रिलेटेड होता है। ऐसा बात जो महिमा बता रही थी वो पार्ट नहीं होता, ऐसी बात नहीं है, वो भी जजमेंट का ही पार्ट होता है। जजमेंट में जब है तो पार्ट तो होना ही है उसका, है ना। लेकिन रेशियो इफेक्टिव होता है, वो सामने वाले कोर्ट को या सामने वाले अथॉरिटी को फॉलो करना होता है, बाइंडिंग होता है। ऑर्बिटर डिक्टा बाइंडिंग नहीं होता। समझ में आ गया ये चीज? समझ में आ गया सबको? चलो ठीक है, आगे बढ़ो। रेशियो हो गया, ये हो गया, ऑर्बिटर हो गया, रेशियो हो गया। चलिए, ये जो है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का एक मैक्सिम है
कथा ऑडी अल्ट्रम पार्टम, giving opportunity of hearing to the other side, no one should be condemned unheard. मतलब किसी को बिना सुने आप उसको डिप्राइव नहीं करें कुछ चीज, उसको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया जाए। कारण बताओ नोटिस इसीलिए प्रोवाइड करते हैं, है ना। मनेका गांधी वाले केसेस में यही हुआ था कि उनको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई थी, ऑडी अल्ट्रम पार्टम का ये वायलेशन हो गया था। और इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। क्या हो गया ये? प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस मतलब आप दूसरे साइड को, दूसरे वाले पार्टी को सुनने का मतलब बोलने का मौका दीजिए, उसको बिना सुने कोई भी डिसीजन नहीं दीजिए। ऑडी अल्ट्रम पार्टम का, है ना। ये चीज कॉमन चीज है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का सवाल है, आप इसको कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये इतना ही है, एग्जाम्पल मैंने दे दिया। लिस्ट पेंडेंस आपको बताया था, ये किसने बताया था आपको? कहीं ना कहीं बताया हूं। लिस्ट पेंडेंस मतलब पेंडिंग सूट यदि है, प्रॉपर्टी वाले लॉ में आता है वैसे ये पेंडिंग सूट है। यदि पेंडिंग सूट है किसी का कोर्ट ऑफ लॉ में तो क्या होता है, उसको बोलते हैं लिस्ट पेंडेंस है। और चूंकि पेंडिंग है तो उस पर कोई भी अथॉरिटी कुछ नहीं कर सकता। जैसे अभी राम मंदिर का मामला पेंडिंग था तो कितना ही बीजेपी वाले कितना ही जोर लगा लिए थे, क्या हुआ? वो मंदिर नहीं बनवा पा रहे थे, हो गया ना। पिछले 6-7 साल से पावर में है लेकिन नहीं बनवा पाए थे। क्यों? कुछ भी नहीं कर रहे, ना तो अध्यादेश ला सकते हैं, ना तो ऑर्डिनेंस ला सकते हैं। क्यों? क्योंकि द मैटर वाज पेंडिंग बिफोर द हाईएस्ट कोर्ट। और यदि पेंडिंग ऑफ सूट में यदि आप कुछ करते हैं ना, कंटेम्प्ट का इशू बनता है, फिर गवर्नमेंट पे कंटेम्प्ट इशू हो जाता है, फिर दिक्कत हो जाती है। इसीलिए लोग चिल्लाते रह गए कि बनाओ 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 बनाओ, जल्दी बनाओ। लेकिन आज तक ऐसा संभव नहीं हुआ था क्योंकि कोर्ट में मैटर पेंडिंग था। कोर्ट के पास आप एक बार चले जाते हो तो जब तक वो नहीं सुना दे आपको फैसला, तब तक कुछ नहीं कर सकते। बाद में आप कुछ नहीं कर सकते, या तो सूट वापस ले लो या तो वो सुनाएगा, दो ही काम हो सकता है। तो ये चीज हो गया। तो लिस्ट पेंडेंस का मतलब होता है पेंडिंग सूट, बेसिकली प्रॉपर्टी लॉ में यूज किया जाता है, ठीक है। चलिए एक और इंपॉर्टेंट जो चीज है इसके बाद 28 नंबर कहता है क्विड प्रो को। क्विड प्रो को, ठीक है। कहता है समथिंग इन रिटर्न, समथिंग फॉर समथिंग। अरे क्विड प्रो को मतलब अब कई बार करप्शन वाले केस में ना आर्टिकल वगैरह पढ़ोगे, उसमें ये वाला चीज यूज हो जाता हुआ रहता है। मतलब आप कुछ देंगे तो हम भी कुछ देंगे आपको, समथिंग इन रिटर्न, आप कुछ दिए तो हम भी दिए, वो वाली चीज है। ऐसा नहीं होगा कि आप कुछ नहीं दें और हम आपको सब कुछ दे दें, तो वो वाला चीज है। क्विड प्रो को मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न, समथिंग फॉर समथिंग, आप कुछ दिए तो हम कुछ दिए। इस तरीके के चीज में क्विड प्रो को का यूज किया जाता है ना। करप्शन में मैंने बताया था कि ये यूज इसलिए होता है क्योंकि कई बार क्या होता है कि करप्शन में आप किसी ऑफिसर को बहुत गिफ्ट दे देते हैं बहुत बड़ा, और उसके बदले वो कुछ काम आपको जो करना होता है उसको वो नहीं करता है, मतलब इन द सेंस कि वो चुप हो जाता है, आपको फायदा हो जाता है। तो हम यूज करते हैं कि ये क्विड प्रो को का केस था, मतलब समथिंग इन रिटर्न, ये गिफ्ट दिया, इसी के बदले ये वाला चुप हो गया, मतलब ये वाला ऑफिसर चुप हो गया तो उसका केस बन गया। अदरवाइज वो इलीगल था, वो चाहता तो उसको रोक सकता था, वो वाली। मालाफाइड सिंपल है, बैड इंटेंशन। बोनाफाइड गुड इंटेंशन। कहते हैं ना आई एम बोनाफाइड स्टूडेंट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, वही वाला बोनाफाइड। या फीडे भी बहुत लोग फीडे बोलते हैं, वो प्रोनाउंसिएशन पे चेंज होता है, इंग्लिश वाला और अमेरिकन में चेंज होते रहता है, तो चेक कर लेना आप उसको, ठीक है। मालाफाइड बोनाफाइड, अभी के लिए इतना ही समझो। एक बहुत जरूरी है, अब ये क्वेश्चन बहुत आता है 31 वाला, कहते हैं सिन क्वा नन। सिन क्वा नन मतलब होता है एब्सोल्युटली नेसेसरी, इसेंशियल, वो बहुत जरूरी है। कोई भी चीज यदि बहुत जरूरी है, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता, उस सिचुएशन में हम उसको एब्सोल्युटली नेसेसरी बोलेंगे तो सारे लोगों को समझ में आ जाएगा ना। अरे नॉर्मल पर्सन भी पढ़ लेगा जजमेंट, उसको भी समझ में आ जाएगा, तो वकील को कौन पूछेगा। तो लिखेंगे सिन क्वा नन। आधे को पता ही नहीं चलेगा क्या है सिन क्वा नन, ठीक है ना। लीगल टर्म है, किसी को यूज करते हैं, सिन क्वा नन है जी। इट इज सिन क्वा नन मिलॉर्ड, एब्सोल्युटली नेसेसरी, विदाउट इट यू कैन नॉट प्रोसीड फर्दर, सिन क्वा नन, वही वाला। एक और चीज जो इंपॉर्टेंट आता है रेस सब जुडिस। ये भी आपको पहले की तरह जैसे मैंने बताया था कि द केस इज पेंडिंग बिफोर द कोर्ट, ये जैसे आपको ये बताया था ना, ये अभी उसी के जैसा है। रेस सब जुडिस को ये लिस्ट पेंडेंस, ये लगभग सेम ही आप यूज कर सकते हैं। आप समझ लीजिए इसको कि केस इज पेंडिंग बिफोर द कोर्ट, रेस सब जुडिस है, मैटर इज सब जुडिस, जुडिशरी के अंदर है, तो आप कुछ नहीं कर सकते, सब जुडिस ऐसे यूज करते।
कैवियट मतलब वार्निंग होता है, इसको आप वैसे ही याद कर लीजिए मीनिंग के तौर पे। कैवियट इंपेटर और कैवियट वेंडिटर दो अलग अलग टर्म है। बेसिकली ये आपको सेल्स ऑफ गुड्स वगैरह यदि आप पढ़ेंगे, छोड़ दो, रहने दो, मत नाम सुनो, कुछ भी नहीं, रहने दो। कैवियट इंपेटर और कैवियट वेंडिटर दो ऐसा कंसेप्ट है, क्योंकि आपको अलग अलग एक्ट बताएंगे तो आप कंफ्यूज कर दें, रहने दीजिए। इसको कई बार टॉट में यूज करते हैं और ज्यादातर हम यूज करते हैं सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के लास्ट वाले पार्ट में, बट एनीवे हम इसको कहते हैं कैवियट इंपेटर, मतलब लेट द बायर बी अवेयर। बायर जो है उसको ध्यान रखना चाहिए, लेकिन ज्यादा जो यूज होता है कैवियट वेंडिटर मतलब लेट द सेलर बी अवेयर। ज्यादा जो यूज होता है वो 34 वाला है। जैसे मान के चलो ये खरीदना है स्पीकर, तो मैं बायर हूं, तो बायर शुड बी अवेयर, वो चेक करेगा ना कि इसमें क्या है, स्पीकर काम कर रहा है, लाइट जल रहा है, उसके बाद उसका जो चार्जिंग वाला पोर्ट ठीक है या नहीं है, बायर ही करेगा ना, बायर ही चेक करेगा। तो कहते हैं कैवियट इंपेटर बायर इसको चेक करना चाहिए था। बाद में आ गया ये लेकर के कि यार ये नहीं चल रहा है, बोला जब लेने के लिए आए थे ये चीज ले करके गए थे उस समय क्यों नहीं चेक किए, कहेगा कैवियट इंपेटर है, तुम उसको देखना चाहिए था। ठीक है, ये ज्यादा यूज होता है, इसी को क्वेश्चन आएगा तो यही आएगा। उसके जस्ट अपोजिट कई बार कैवियट वेंडिटर का भी यूज कर देते हैं। कहता है कि सेलर जो सेल कर रहा है ये थोड़ा बहुत जानकारी तो उनको भी होना चाहिए, सेलर शुड बी बिहेव ऐसे। तो इस तरीके से आप इसको कर लीजिए। लेक्स फोरी मैंने आपको बताया, एविडेंस जब पढ़ा रहा था ना तो कहते थे ना कि लॉ ऑफ एविडेंस इज अ लॉ ऑफ लेक्स फोरी। लेक्स फोरी मतलब फोरम, मतलब कोर्ट का लॉ है, तो उसी को कहते हैं द लॉ ऑफ द फोरम और कोर्ट, है ना। इसको कहते हैं क्या, कोर्ट या फोरम का जो लॉ है इसको लेक्स फोरी कहते हैं। जब मैं आपको डिफरेंस बता रहा था आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस लॉ में, तब मैंने ये बात बताई थी। आप इसको याद कीजिए और उसके बाद आप इसको समझ लीजिए। फोर्स मेजर मतलब वही हुआ जैसे आपको विस मेजर हुआ ना, वैसे ही फोर्स मेजर यूज करते हैं। सुपर पावर, सुपीरियर पावर एंड इनएविटेबल इवेंट मतलब होना ही था। ठीक है, एक्ट ऑफ गॉड टाइप से इसको यूज करते हैं। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट जो है 38, वो कहता है प्रो बोनो पब्लिको। प्रो बोनो काम करोगे क्या, पूछते हैं ना, प्रो बोनो करोगे क्या मतलब फ्री में, पब्लिक गुड के लिए काम करोगे, पैसा नहीं मिलेगा, प्रो बोनो काम, वही चीज है। प्रो बोनो पब्लिको मतलब फॉर द पब्लिक गुड, प्रो बोनो काम तो है ना। कई लॉयर प्रो बोनो काम करते हैं, प्रो बोनो मतलब वो पैसा नहीं लेते हैं गरीबों से, है ना। ये सारी चीजें हैं, इसको आप ध्यान में रख लीजिएगा ताकि चीजें क्लियर हो। फ्यूडिशरी रिलेशन के बारे में आपको बता दिया गया है, बेस्ड ऑन ट्रस्ट। पहले भी मैंने आपको कई बार बताया, ट्रस्ट पे जो रिलेशन बेस्ड हो उसको फ्यूडिशरी रिलेशन हम लॉ में कहते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रख लीजिएगा। ऑडी अल्ट्रम पार्टम दोबारा लिखा गया है, इसको आप समझ गए, हियर टू अदर साइड। ठीक है, एलिमोनी जो है मैंने बताया, इसको पहले बता दिया है, दोबारा लिखा गया गलती से। एलिमनी मतलब होता है द मेंटेनेंस गिवन बाय हस्बैंड और हिज टू हिज डिवोर्स वाइफ। वाइफ को दिया जाता है एलिमनी। हालांकि कोई जरूरी नहीं है, यहाँ पे वाइफ जो लिखा हुआ है वाइसे वर्षा भी हो जाओ, वाइफ से बीवी कर दो इसमें। ठीक है, क्योंकि ये उल्टा भी हो सकता है, कई बार वाइफ को ही देना पड़ता है कंपनसेशन, तो कोई जरूरी नहीं हमेशा हस्बैंड ही दे, है ना। ये बात आप समझ लीजिए। उसी का जैसा आजकल चूंकि लोग लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं, आजकल यूथ जो है, बहुत सारे यूथ क्या कर रहे हैं, लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं, वो बिना शादी कर किए हुए। अभी जैसे सुशांत सिंह का मामला आया, वो दिव्या या पता नहीं क्या नाम था, जो भी है, वो उनके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी, शादी नहीं की थी, अनमैरिड थी, लेकिन वो रह रही थी। ठीक है, तो वो वाली चीज है। तो उस सिचुएशन में यदि आप रह रहे हैं किसी के साथ, लॉन्ग पीरियड में रहे हैं और आप लायबिलिटी नहीं रखना चाहते हैं कुछ, उस सिचुएशन में लॉ आपके ऊपर कुछ ना कुछ लायबिलिटी रखता है। और इनकेस यदि आप उस तरीके से बाद में फिर छोड़ देते हैं या कुछ इस तरीके के केसेस आते हैं जहां पे आप यदि गिल्टी पाए जाते हैं, उस सिचुएशन में आपको कोर्ट बोल सकता है कि आप इसको मेंटेनेंस दीजिए। ठीक है, उसी को कहते हैं पालिमोनी। पहले एलिमोनी था, ये किसके लिए था, हस्बैंड वाइफ के लिए था। पालिमोनी किसके लिए है, द मेंटेनेंस गिवन टू वन मेंबर ऑफ द अनमैरिड कपल टू अदर आफ्टर सेपरेशन। सेपरेट हो जाते हैं, ब्रेकअप हो गया, ठीक है, उसके बाद जो है यदि जरूरत पड़ा तो पालिमनी के लिए अप्लाई भी कर सकती है लड़की या फिर लड़का, जैसे भी हो, डिपेंड करता है कि क्या सिचुएशन रहा। ठीक है, तो उस सिचुएशन में तो जब अनमैरिड हो तो पालिमनी यूज कीजिएगा। मैरिड हो मतलब आपको जब हस्बैंड वाइफ लिख दिया तो आप अपने आप समझ लीजिएगा मैरिज हो गया, एलिमनी यूज कर दीजिएगा। आपको यदि ऐसा क्वेश्चन दे दे कि वो 10 साल से साथ रह रहे थे, एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं किया कि वो हस्बैंड थे और वाइफ थे या नहीं थे, या कुछ ऐसा सिनेरियो बता दिया कि 10 साल साथ रह रहे थे, उनका बच्चा भी था,
सारी चीजें। तो बच्चा होने से ये मतलब थोड़ी ना कि वो मैरिज हो जाएंगे, दोनों अलग अलग चीज है। उसको कंफ्यूज करने के लिए सब देगा, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। पालिमोनी मतलब the maintenance given to one member of the unmarried couple to other after separation, ठीक है। ये सारी चीजें तो वही हुआ कि मान के चलिए आप रह रहे हैं लिविंग रिलेशनशिप में और आपका इशूज हो जाते हैं, इशूज इन द सेंस कि आपके बच्चे हो जाते हैं, और उस सिचुएशन में फिर बाद में आप छोड़ देते हैं, या लड़की आपको छोड़ देते हैं या लड़का छोड़ देता है, व्हाटएवर। तो फिर ऑब्वियस सी बात है उस बच्चे का क्या करेगी, मतलब परेशानी होगी उनको। तो ऑब्वियस सी बात है उनको रहने के लिए, खाने के लिए खर्चा तो देना ही पड़ेगा। तो वो सारी चीजें डिपेंड करता है कोर्ट के मूड पे, कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पे, है ना। कई बार डी फैक्टो ड्यू ज़्यूरे यूज किया जाता है। डी फैक्टो मतलब इनफैक्ट, एक्चुअली फैक्ट के बेसिस पे। डी ज़्यूरे, ज़्यूरे मतलब होता है लॉ। तो इतना ध्यान में रखिएगा, बहुत सारा ये आएगा ये ज़्यूरे वाला ये वर्ड। ज़्यूरे जहां पे देखो लॉ, जहां देखो उसको टिक करो, क्योंकि ज़्यूरे का मतलब लॉ होता है। अकॉर्डिंग टू द लॉ होगा उसको ड्यू ज़्यूरे बोलते हैं। फैक्ट, जो फैक्ट की बात मैंने पहले भी की है। डी फैक्टो इनफैक्ट, एक्चुअली जो हुआ है उसके बारे में बात कर रहा है। ड्यू ज़्यूरे, कोई जरूरी नहीं कि फैक्ट में कुछ हो, लॉ कुछ और हो सकता है। कोई जरूरी नहीं फैक्ट में जो हुआ वही लॉ हो, अलग अलग चीजें हो सकती है। डी फैक्टो कुछ अलग हो सकता है, डी ज़्यूरे कुछ अलग हो सकता है। अकॉर्डिंग टू द लॉ होगा और डी ज़्यूरे होगा। अकॉर्डिंग टू द फैक्ट जो हुआ है एक्चुअल में वो डी फैक्टो हो जाए। ये चीजें। डिक्री, डिक्री जो है आप इसको समझिए, इसमें बहुत डिफरेंस है। डिक्री जजमेंट वगैरह में बहुत सारे डिफरेंसेस है सीपीसी में, आपको उस लेवल तक पढ़ना नहीं। अभी के लिए इतना ही समझिए कि जजमेंट डिलीवर्ड बाय अ कोर्ट, उसी को डिक्री कहते हैं। डिक्री, ये जो DECREE, ठीक है। डिपोनेंट, डिपोनेंट जो है, ये जो शपथ मतलब एफिडेविट जो बनता है ना, उसमें जो साइन करते हैं ना, वो वहां पे डिपोनेंट लिखा हुआ होता है। मतलब पर्सन हु मेक्स एन एफिडेविट और डिपोजिशन, वो कोर्ट के सामने सत्यापन करता है कि ऐसा हुआ है, ये सही बात है, उसको डिपोनेंट का ध्यान में रख लीजिए। डिजर्शन मतलब होता है कि छोड़ देते हैं। मान लो कि एक हस्बैंड अपने वाइफ को छोड़ देता है, अमेंडमेंट करता है, वो अमेंडन कर देता है उनको, ठीक है, बाय वन स्पाउस ऑफ द अदर, तो इसको हम डिजर्शन कहते हैं। ये एक ग्राउंड है डिवोर्स का। फैमिली लॉ में जब बताऊंगा तो इसको मैं डील कर दूंगा कि कैसे डिजर्शन एक ग्राउंड है, और इसका मतलब होता है कि आप छोड़ देते हैं अपनी वाइफ को या हस्बैंड को, व्हाटएवर, तो उस सिचुएशन में डिजर्शन का एक ग्राउंड बनता है, ठीक है। डोनी और डोनर दो चीज है, इसको आप समझिए। डोनी और डोनर, डोनी मतलब यदि गिफ्ट मान लीजिए दे रहे हैं, गिफ्ट के सेंस में इसको यूज किया जाता है। टू हुम गिफ्ट इज मेड, जिसको गिफ्ट दिया जाता है उसको डोनी कहते हैं। डोनर मतलब जो गिफ्ट देता है। मैंने यदि आपको ये गिफ्ट किया तो आई एम डोनर, और आपको मिला गिफ्ट तो आप हो जाएंगे डोनी। तो कई बार क्वेश्चन डोनर डोनी में आपको कंफ्यूज करेगा। वन हु मेक्स अ गिफ्ट, ठीक है, उसको डोनर कहते हैं। डोनी जिसको मिलता है गिफ्ट उसको डोनी कहते हैं। एम्बेजलमेंट, dishonest misappropriation of property by a person who comes in possession thereof lawfully। मान लीजिए आपको हम कुछ पैसा दिए कि यहाँ पे जाकर इन्वेस्ट कर देना, ये सारी चीजें कर देना, लेकिन आप क्या कर दिए, आपके मन में कुछ डिसऑनेस्ट मन वो करने का है, आप उसको कहीं और खर्च कर देते हैं, कुछ कर देते हैं। इम्बेजलमेंट का इशू इसमें, इम्बेजलमेंट का इसमें ऑफेंस बनता है। इसमें क्या करते हैं कि डिसऑनेस्ट मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी बाय अ पर्सन हु कम्स इन पोजीशन देयरऑफ लॉफुली। मैंने लॉफुली ये प्रॉपर्टी को आपको 10,000 रुपया दिया, इसको इन्वेस्ट कर देना, यहाँ पे जाकर के जाओ यस बैंक का शेयर ले लेना जरा, और आप जाकर के कुछ और खा लेते हो, उड़ा देते हो, उसको मिस अप्रोप्रिएट करो, डिसऑनेस्टली। तो ये क्या होगा, इम्बेजलमेंट, ठीक है। चलिए एक और इंपॉर्टेंट चीज है, एक्स्ट्राडिशन। एक्स्ट्राडिशन आप लोग बताइए जरा आकर के, एक्स्ट्राडिशन कितने लोग सुने हैं? एक्स्ट्राडिशन, एक्स्ट्राडिशन कितने लोग सुना है? जरा चैट बॉक्स में बताइए आप लोग। एक्स्ट्राडिशन नहीं सुना? मैंने सुना है। क्या होता है महिमा? सर एक्स्ट्राडिशन होता है जैसे फॉर एग्जांपल विजय माल्या यूके में था, तो अगर उसको निकाल दे, मतलब किसी भी कंट्री से निकाल देना ड्यू टू सम ऑफेंस, उसको एक्स्ट्राडिशन बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत सुधार करेंगे इसमें हम, ठीक है। चलिए अभी करते हैं। एक्स्ट्राडिशन मतलब होता है अ प्रोसेस बाय विच अ क्रिमिनल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर फॉर ट्रायल। जैसे अभी एग्जांपल दी महिमा
कि इंडिया और इंग्लैंड दो अलग अलग कंट्री है, सॉवरेन कंट्री है। यदि मान के चलो इंडिया से क्राइम करके आप इंग्लैंड में चले जाते हो, ठीक है, तो वहां पे इंग्लैंड का कोर्ट का जुरिस्डिक्शन तो बनता नहीं है सच, क्योंकि इंग्लैंड में आपने वैसा क्राइम किया नहीं है ना। तो इसमें क्या होता है कि आपका यहाँ पे बन रहा है इंडिया में, इंडिया के कोर्ट में आपका चल रहा है मैटर। अब क्या होगा कि यदि इंडियन कोर्ट रिक्वेस्ट करती है इंग्लैंड वाले कि आप जो है उसको यहाँ पे दे दीजिए ला करके, क्योंकि मेरा जुरिस्डिक्शन है और ये ब्रीच किया है लॉ को, इसीलिए यहाँ पे बनता है। अब इसमें इंग्लैंड तभी ट्रांसफर करेगा उस व्यक्ति को इंडिया को जब दोनों के बीच में एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी साइन की गई हो। एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी का मतलब होता है कि दोनों देशों में से किसी भी देश के नागरिक यदि उस देश के लॉ को ब्रीच करके दूसरे में चले जाते हैं, उस सिचुएशन में दूसरा वाला देश जहां पे वो गए हैं वो उनको लौटा देगा, उनको वापस भेज देगा। और ये यदि एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी साइन नहीं किया गया है तो नहीं भेजा जाएगा, ठीक है। तो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी साइन करना बहुत जरूरी है। तो गवर्नमेंट बहुत सारे कंट्री से आप क्या करते हैं, एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी साइन करते हैं। बहुत सारे टर्म्स कंडीशन होते हैं, हम उसके अंदर में नहीं जाएंगे, अभी के लिए इतना समझना है। एक्स्ट्राडिशन का मतलब होता है प्रोसेस बाय विच अ क्रिमिनल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। अभी इंग्लैंड से यहाँ आने की बात हो रही थी विजय माल्या की, तो ये सही बता रही है कि एक्स्ट्राडिशन इस तरीके से यूज किया जाता है। तो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी ये जो है आपका इंटरनेशनल लॉ का कंसेप्ट है। इंटरनेशनल लॉ पढ़ेंगे तो एक्स्ट्राडिशन पे अच्छा खासा चीज पढ़ना होता है, बहुत सारी चीजें होती है, कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, लेकिन आपको एज सच अभी इतना नहीं करना, ठीक है, इतना समझ लीजिए। चलिए एक और इंपॉर्टेंट बात करते हैं गिफ्ट की, ठीक है। द गिफ्ट इज एन एक्ट ऑफ जनरसिटी, इट कैन नॉट बी रिवोक्ड एज अपोज टू विल। बोला कि गिफ्ट आप किसी को कर देते हैं एक चीज तो उसको आप नहीं ले सकते हैं। प्रॉपर्टी लॉ में इसके बारे में बहुत सारी चीजें दी गई है। आज सेक्शन 25 आपने जब पढ़ा था तो एक्सेप्शन में गिफ्ट भी था जिसमें कंसिडरेशन नहीं होता, लेकिन इसमें वो वैलिड माना जाता है, ठीक है। बाकी इसको प्रॉपर्टी लॉ में पूरा का पूरा टॉपिक बहुत हैवी टॉपिक है गिफ्ट पढ़ना, ठीक है। गिफ्ट में कंसिडरेशन नहीं होता ना, मैं आपको ये दे दिया, आपने इसके बदले में कुछ नहीं दिया, तो गिफ्ट कितने पैसे तक जायज होगा, ये सारी चीजें। 50,000 तक शायद वैलिड होता है, एक बार चेक करना पड़ेगा, मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा, ठीक है। लेकिन इसके जस्ट अपोजिट विल तो सुना होगा ना, विल सुना होगा कि विल कर दिया, ये इन्होंने विल कर दिया। मान के चलो कि मेरा प्रॉपर्टी है, मैंने विल कर दिया किसी को, ठीक है। विल करने से वो क्या माना जाता है कि प्रॉपर्टी जो है ट्रांसफर हो जाएगा उसको। कब होगा ट्रांसफर, जब मेरी डेथ हो जाएगी तब। यही इंपॉर्टेंट है, इसमें इंपॉर्टेंट यही है विल में, और इसी पे क्वेश्चन आता है। विल इफेक्ट में तभी आता है जब उस व्यक्ति का जो विल कर रहा है वो क्या हुआ, वो डेथ हो जाता, उसका वो मर जाता, तभी वो इफेक्ट में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, है ना। तो एक बात तो ये हो गया। दूसरा बात, मान के चलो मेरा प्रॉपर्टी है, मेरा ये प्रॉपर्टी है, मैं विल किया कि मेरे मरने के बाद ये सी को मिल जाए, मतलब ए को मिल जाए, एक पर्सन है ए को मिल जाए। लेकिन 2 साल बाद जो है मेरा लड़ाई हो गया ऐसे, मैंने बोला ना ऐसे नहीं होगा, मैं दोबारा विल बना रहा हूं। अब ने बोला कि मैं मेरे मरने के बाद ये बी को मिल जाए, फिर 3 साल बाद उससे भी मेरा लड़ाई हो गया, फिर 5 साल बाद मैं सोचता हूं ना इसको मैं सी को दे देता हूं, और लास्ट में मैं इसको आज क्या कर दिया, सी को दे दिया कि विल कर दिया कि इसको सी मिल जाए, मेरे मरने के बाद इसको सी को मिल जाए ये प्रॉपर्टी, ये वाला स्पीकर। और जैसे ही विल किया वैसे मेरा डेथ हो गया। अब बताइए कि यहाँ तो ए के पास भी विल है, वैलिड विल है, मैंने ही किया है, बी को भी मैंने कर दिया, सी को भी मैंने कर दिया, क्या ऐसा लेजिटिमेट है, क्या ऐसा कर सकते हैं हम, ये बताइए। क्वेश्चन ऐसा ही पूछेगा, इसी में आपको दे देगा, बताइए जरा चैट बॉक्स में, क्या ऐसा कर सकते हैं? एक ही प्रॉपर्टी को हम 3 जगह या 5 जगह विल कर सकते हैं क्या? कोई आइडिया है? थोड़ा बहुत नहीं आइडिया? रिप्लाई नहीं आ रहा आप लोग का। चलिए सुन पा रहे हैं ना आप लोग, सुनाई दे रहा है ना? नहीं पता है, ठीक है। तो गिफ्ट तो समझ में आ गया। विल जो है ध्यान से समझिए, इंपॉर्टेंट है। विल में क्या होता है कि विल जो है आप तभी इफेक्ट में आता है जब आपकी डेथ हो जाती है, आप मर जाते हैं।
लेकिन एक ही साथ आप हो सकता है 5 से ज्यादा 10 से ज्यादा जितनी मर्जी उतना विल कर सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है, किसी को नोट करना है कि जो लास्ट में विल किया गया होगा आपके द्वारा जस्ट मरने से पहले, वही विल इफेक्टिव होगा, और उससे पहले किया गया विल जो है वो इफेक्टिव नहीं होगा। वो क्या होगा, लॉ में अच्छा नहीं माना जाता है। जो लास्ट वाला सबसे विल जिसको भी किए होंगे वही आपके प्रॉपर्टी का हकदार होगा। तो ये चीज जो विल का है ये थोड़ा सा यूनिक है कि विल में जब हम करते हैं तो पहला तो ये मरने के बाद इफेक्ट में आता है, आपके जिंदा रहते हुए भी उस प्रॉपर्टी का कोई इफेक्ट नहीं होगा। आपके डेथ के बाद ही वो प्रॉपर्टी उस व्यक्ति को जाएगा जिसके नाम पे आपने विल कर रखा है। और विल यदि आप एक से ज्यादा व्यक्ति को कर दिए हैं तो सबसे लास्ट में जिसको विल किए हैं वही उस प्रॉपर्टी का हकदार होगा। तो ये दोनों बातें आपको ध्यान में रखनी है, क्वेश्चन आ सकता है ना। इन कैमरा ट्रायल, इन कैमरा ट्रायल कहते हैं इन प्राइवेट नॉट इन ओपन कोर्ट। यूजुअली क्या होता है, हम ओपन कोर्ट में ट्रायल करते हैं, ठीक है, कोई भी आकर के उस मीटिंग को, उस कोर्ट हियरिंग को अटेंड कर सकता है। लेकिन जब कुछ ऐसे ऑफेंसेस होते हैं जिसमें ओपन कोर्ट में ट्रायल करना पॉसिबल नहीं होता, उस सिचुएशन में इन कैमरा ट्रायल करते हैं, मतलब सारे लोग कोर्ट से बाहर चले जाएं, सिर्फ वो व्यक्ति जो उससे रिलेटेड है वही रहे उसमें, बाकी सारे लोग नहीं रहे। उस सिचुएशन में क्या कहते हैं, इन कैमरा ट्रायल। तो इसमें कोर्ट में यदि आप जाएंगे कभी इंटर्नशिप वगैरह में, ये सारी चीजें देखेंगे, जज जैसे ही बोलेंगे इन कैमरा ट्रायल, सारे लोग उठ करके बाहर चले जाएंगे, सारे वकील। तो जो वकील उस केस से रिलेटेड है वहीं रहेंगे वहां पे, और बाकी जो भी व्यक्ति उससे रिलेटेड है वहीं रहेंगे, बाकी दूसरे लोग चले जाएंगे। यूजुअली ये सेक्सुअल ऑफेंसेस में या फिर आपका पॉक्सो एक्ट में जो बच्चे वाला आप सेक्सुअल मोलेस्टेशन की बात करते हैं, माइनर का, उस सिचुएशन में इन कैमरा ट्रायल का प्रोविजन होता है, कई बार हमने देखा भी, ठीक है। कई बार क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाता है बहुत सिंपल कि एलएलबी लिखते कैसे हैं, इसका मतलब क्या होता है, लीगम बैक्यूलरिस, ये सारी चीजें, एल एल उसके बाद डॉट, बी के बाद डॉट होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आपको 4 तरीके से एलएलबी लिख दिया, ऐसे लिख दिया, जैसे ऐसे लिख दिया L.L.B, ठीक है, या फिर L डॉट या L.L.B या फिर L.L.B डॉट, कुछ ऐसे लिख दिया, तो आपको चेक करना पड़ेगा कौन वाला सही है ना। ये वाला गलत है, ऐसे नहीं होता है, ऐसे भी नहीं होता है ये वाला चीज। तो ये देखिए डॉट भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एलएलएम में भी ऐसे होता है, लीगम बैक्यूलरिस और लीगम मैजिस्टर, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। कई बार आप लोग एलएलबी का तैयारी कर लेते हैं और आपको पता ही नहीं होता कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। मुझे नहीं पता था जब मैं तैयारी कर रहा था एलएलबी का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। पैरोल और फर्लो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको वीडियो दिया है, इसको आप चेक कर लीजिए, नहीं तो वहां से चेक कर लीजिए पैरोल और। हाँ बताइए सर, ये इन कैमरा ट्रायल जो है इसमें कैमरा से कंफ्यूज करेंगे कि अगर कैमरा ऑप्शन में दिया कि कोर्ट में जैसे कैमरा लगा रखा है, तो क्या इसमें कैमरा होता है या कैमरे का कहीं भी यूज नहीं होता है इसमें? नहीं, कैमरा का इससे कोई ऐसा डायरेक्ट वास्ता नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, जैसे मान के चलिए अभी तो जैसे आप कंफ्यूज मत करना, पहले 2 बात मैं बताऊंगा। पहला चीज ये है कि इन कैमरा ट्रायल मतलब ये हुआ कि बाकी लोग नहीं होंगे, सिर्फ वही होंगे जो इस केस से रिलेटेड है। एक बात तो ये हो गया। अब जैसे मान के चलिए अभी लॉकडाउन है, उस सिचुएशन में जो चल रहा है प्रोसीडिंग, वो क्या हो रहा है, वो तो ऑलरेडी कैमरा से ही चल रहा है, वो तो ऑनलाइन चल रहे हैं, ठीक है। तो अब इसमें कैसे आप यूज करेंगे, आप बोलेंगे सर ऐसे इसमें तो कंफ्यूज कर जाएंगे। तो इसमें क्या होगा ना कि जो लिंक प्रोवाइड किया जाता है, कौन कौन से लोग इसको अटेंड कर सकते हैं, वो लिंक कोर्ट रजिस्ट्री से प्रोवाइड की जाती है। उन्हीं लोगों को जो इस केस से रिलेटेड है उसके वकील को प्रोवाइड कर दिया जाएगा, या फिर उसके पिटिशनर को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जो इससे रिलेटेड है वही इस लिंक को यूज करके वो आप देख सकते हैं ऑनलाइन क्या हो रहा है, ठीक है। तो इस सेंस में आप ऐसे समझिए कि सिर्फ लिंक उन्हीं को दिया जा रहा है, सारे लोगों को लिंक नहीं दिया जा रहा है। इन कैमरा ट्रायल का मतलब ये होता है कि जो व्यक्ति इससे रिलेटेड है वही रह सकते हैं। उसका कारण है, उसके पीछे फिलॉसफी है, टू प्रोटेक्ट द प्रिवेसी। बच्चे के या सेक्सुअल मोलेस्टेशन वगैरह केसेस में प्रिवेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए ये चीजें कराई जाती है। तो आप ऐसे समझ लीजिएगा, ठीक है। इसमें कैमरा का ऐसा कोई डायरेक्ट नहीं है, लेकिन कोरोना में कैमरा चूंकि अपने आप आ गया तो इसको इससे कंफ्यूज मत करना। कैमरा का मतलब हुआ कि उसका लिंक उसी को जाएगा जिसको
जरूरी होगा उसको अटेंड करना इन कैमरा ट्रायल। ठीक है, समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, अब जो है आप ये जो पैरोल और फर्लो का वीडियो आपने देखा था क्या? जो लोग नहीं देखे हैं वो जाकर के चेक कर लें, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको कर दीजिएगा। मैंने वीडियो बनाया है, पता नहीं शायद आपको दिया है या नहीं भी दिया है, मेरे चैनल पे जाइए, वहां पे लिखिएगा पैरोल और फर्लो, वहां पे मिल जाएगा आपको वीडियो। उसको जरूरी है कि इसको चेक कर दीजिएगा। ठीक है, दोबारा मैं नहीं रिपीट करूंगा। और फिर पर इनक्वेरियम का मतलब होता है मिस्टेकन डिसीजन बाय अ कोर्ट। यदि कोर्ट के द्वारा कोई गलती हो गया है, कोर्ट दूध से धुला थोड़ी ना, कभी कभी गलती हो जाता है, तो हम कहते हैं कि दिस डिसीजन इज पर इनक्वेरियम, मतलब ये डिसीजन जो है मिस्टेकन है, मिस्टेक हो गया, गलती हो गया, इसको सुधार दिया जाए। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं? पर इनक्वेरियम। तो ये चीज आप समझ लीजिएगा। पर जुरे मतलब होता है वायलेशन ऑफ अ प्रॉमिस मेड ऑन ओथ। यदि आप ओथ पे बोलते हैं, कुछ शपथ पत्र पे कुछ आप बताए हैं और वो झूठा निकल गया, पर जुरे हो जाएगा, उसको बोलते हैं पर जुरे। वायलेशन ऑफ अ प्रॉमिस मेड ऑन ओथ, ओथ पे जब भी आप कोर्ट में कुछ देते हैं ना लिख करके, उसको ओथ पे ही देते हैं ना, एफिडेविट जिसको बोलते हैं, उसी पे देते हैं और वो माना जाता है कि वो सत्य है, और उस पर यदि आपने झूठ लिख दिया तो क्या होगा? पर जुरे हो जाएगा, वायलेशन हो जाएगा वो प्रॉमिस, है ना वो चीज। प्राइमा फेसाई के बारे में मैंने बता दिया था, ऑन द फेस ऑफ इट बेस्ड ऑन द फर्स्ट इंप्रेशन, ये चीज मैंने पहले ही बता दिया इस क्लास के लेक्चर में। उसके बाद जो है इंपॉर्टेंट वो है आपका प्रोसिक्यूट्रिक्स। प्रोसिक्यूट्रिक्स का नाम सुना है आपने? कोई सुना है? बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। प्रोसिक्यूट्रिक्स का मतलब होता है कि वो इसमें कहता है वुमेन हु इंस्टीट्यूट्स एंड कैरीज ऑन प्रोसीडिंग इन अ कोर्ट ऑफ लॉ स्पेशली इन अ क्रिमिनल लॉ। ये चीज समझ में नहीं आएगी आपको, मैं बताता हूँ एग्जाम्पल के माध्यम से। आपने कई बार देखा होगा कि जो सेक्सुअल मोलेस्टेशन का केस होता है या रेप का केस होता है, ठीक है, गैंग रेप का होता है, ये सारी चीज में, या एसिड अटैक में भी कभी कभी यूज करते हैं। बेसिकली ये रेप वाले केसेस में यूज करते हैं, सेक्सुअल ऑफेंसेस में करते हैं। उसमें क्या होता है, कहते हैं कि लड़की का नाम, उसका एड्रेस, उसके बाबूजी का नाम, ये सारी चीजें मीडिया जो है छाप नहीं सकती। तो लड़की का नाम को एनोनिमस रखने के लिए, ताकि उसका सोसाइटी में वो नहीं हो, नाम पता नहीं चले कि किसका घर का था, कौन सी थी लड़की, उसके लिए क्या करते हैं, उसका नाम को यूज नहीं किया जाता। तो मीडिया को कई बार इस पे पनिश भी करता है कोर्ट, कि जब एक बार इस तरीके के ऑफेंसेस हैं तो या तो आप कोर्ट के परमिशन से आप कीजिए, अदरवाइज आप नहीं कीजिए, दो ही काम कर सकते हैं। तो उस सिचुएशन में आप क्वेश्चन आता है कि जब नाम यूज नहीं करेंगे तो क्या यूज करेंगे? तो बोला कि इसके लिए मैं एक वर्ड दे देता हूं, प्रोसिक्यूट्रिक्स। कोई भी केस हो उसमें यदि प्रोसिक्यूट्रिक्स लिखा हुआ है, मतलब ये हुआ कि वो उस लड़की के बारे में बात कर रहा है जो विक्टिम है, ये उस लड़की के बारे में बात कर रहा है जिसका रेप हुआ है, ये उस लड़की के बारे में बात कर रहा है जिसका और भी जो भी ऑफेंसेस हुए हैं वो उसके साथ हुए हैं, उसका नाम हटा देगा और उसके जगह पे प्रोसिक्यूट्रिक्स लिख देगा। आपको समझना पड़ेगा कि प्रोसिक्यूट्रिक्स मतलब उसी लड़की के बारे में बात कर रहा है जो विक्टिम है। तो नाम नहीं भी लिखेगा तब भी काम चल जाएगा, इसीलिए प्रोसिक्यूट्रिक्स यूज होता है। तब इसीलिए अब समझ में आ जाएगा, अदरवाइज आप रट लेते, चीजें समझ में नहीं आती, क्वेश्चन आता आप गलती कर देते। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा, अ वुमन हु इंस्टीट्यूट एंड कैरीज ऑन प्रोसीडिंग इन अ कोर्ट ऑफ लॉ स्पेशली इन अ क्रिमिनल लॉ। ठीक है, ये तो यही गाइड में बुक में मिलेगा आपको लिखा हुआ, लेकिन इसके पीछे जो हिस्ट्री है वो मैं आपको बता दिया कि नाम उसका यूज नहीं होता, इसीलिए हम इसको प्रोसिक्यूट्रिक्स यूज करते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है क्वास। क्वास कई बार सुना होगा ना, क्वास मिलॉर्ड, क्वास दिस एफआईआर, इसको खत्म कर दीजिए, इसको एकदम मतलब डिस्ट्रॉय कर दीजिए, कुछ इस तरीके की क्वासिंग ऑफ एफआईआर, बहुत फेमस। कहता है टू रेंडर नल एंड वाइड, कहाँ गया ये, इधर है, इधर इधर इधर, टू रेंडर नल एंड वाइड बाय अ सुपीरियर कोर्ट। सुपीरियर कोर्ट क्या करता है, उसको नल एंड वाइड कर देता है। टू सेट असाइड और पुट एन एंड टू बाय एन ऑर्डर बाय द हाईएस्ट कोर्ट, तो उसी को कहते हैं क्वास। क्वास दिस ऑर्डर, खत्म कर दीजिए इसको, ठीक है, नल एंड वाइड क्लियर कर दीजिए, सेट असाइड कर दीजिए, तो ये यूज होता है क्वास इस तरीके से। क्वासाई, क्वासाई होता है सेमी, लाइक सेमी, क्वासाई कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं ना, क्वासी जुडिशियल सिस्टम बोलते हैं, जो जुडिशियरी का सिस्टम तो नहीं है जुडिशियल सिस्टम, लेकिन उसी के जैसा है, जिसे ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल वगैरह जो आते हैं, ट्रिब्यूनल, एनजीटी एटसेट्रा, ये सारी चीजें जो है क्वासी जुडिशियल बॉडी कहा जाता है, जो जुडिशियल जैसा नहीं है लेकिन काम वैसा ही करता है।
तो वही है, लाइक सेमी जुडिशियल फोरम है, वहां पे कुछ जज भी होंगे, कुछ IAS ऑफिसर भी होंगे, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर भी होंगे, कुछ आर्म फोर्सेस वाले होंगे, डिपेंड करता है। तो सिर्फ जज नहीं होगा। जो कोर्ट है वो प्योर होता है, प्योर जुडिशियल सिस्टम है, क्वासी मतलब आधा, वो सही है। अब जो है एक इंपॉर्टेंट जो चीज है रेस जुडिकेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। रेस जुडिकेटा ये CPC का कंसेप्ट है। कहते हैं कि अ केस और सूट ऑलरेडी डिसाइडेड। मान लीजिए कि एक केस ऑलरेडी आपने डिसाइड कर लिया 10 साल पहले, फिर से वही केस को आप सेम फॉर्म में उठाना चाहते हैं। सोचे कि इस बार उठा देंगे तो क्या पता डिसीजन चेंज हो जाएगा, और आप बताए नहीं कोर्ट को कि ये वाला मैटर तो ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है। अब कोर्ट के पास इतना रिकॉर्ड थोड़ी ना है कि वो चेक करते रहे कि 50 साल पहले कौन सा मैटर डिसाइड हुआ है। लेकिन बाद में जब दूसरे पार्टी को बुलाया गया तो दूसरा पार्टी बोला कि सर ये केस तो ऑलरेडी 50 साल पहले डिसाइड हो गया था, तब क्या होगा, कोर्ट क्या करेगी, आपके पिटीशन को डिसमिस कर देगी, बोलेगी रेस जुडिकेटा है, मतलब द केस और सूट इज ऑलरेडी डिसाइडेड। पहले डिसाइड हो चुका है ये केस, और अपना जो लिमिटेशन पीरियड होता है अपील वगैरह का वो खत्म हो चुका है, तो आप कुछ नहीं कर सकते, ये फाइनल हो गया। फिर तो दोबारा उस केस को नहीं खोला जाएगा, दोबारा उसी पे काम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये रेस जुडिकेटा में आएगा। अ केस और सूट ऑलरेडी डिसाइडेड, पहले ही डिसाइड हो गया है, अब इसको दोबारा नहीं खोला जा सकता, तो रेस जुडिकेटा होता है। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है और बहुत मतलब बहुत हैवी कंसेप्ट है। अभी के लिए बस इतना ही समझिए आप कि इतना में आपका काम चल जाए, है ना। विल के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया वहीं पे। अ पर्सन डिक्लेरेशन इन राइटिंग ऑफ हिज इंटेंशन एज टू डिस्पोजल ऑफ हिज प्रॉपर्टी आफ्टर हिज डेथ। ठीक है, ठीक है। तो विल आपको बता दिया। विल में दो चीज याद करने वाली बात है। पहला कि विल जो है एक पर्सन अपने प्रॉपर्टी का दूसरे को कर सकता है। ये इफेक्ट में तभी आएगा जब उस पर्सन जो कर रहा है विल, उसको उसकी डेथ हो गई है। और यदि एक पर्सन अपने लाइफ पीरियड में एक से ज्यादा विल कर देता है, उस सिचुएशन में जो सबसे लास्ट में विल किया गया है वही मान्य होगा। ये सारी चीजें कॉमन है। मैं प्रयास किया हूं कि कुछ चीजें बहुत कॉमन जो आप समझ सकते हैं उसको मैं यहाँ पे लिख करके आपको समझाऊं। बाकी चीजें तो और भी चीज है, लेकिन जितना हो सकता था उतना मैंने किया है। विटनेस क्या होता है? एविडेंस में ऑलरेडी हमने पढ़ लिया था, जो गवाही देता है। ही इज अ पर्सन हु इज अ रिपोर्टर ऑफ अ क्राइम, ही हैज पर्सनल नॉलेज ऑफ अकरेंस। कोई भी क्राइम हुआ है उसके पर्सनल नॉलेज है उसके पास अकरेंस का। हिज नेम इज रिकॉर्डेड इन चार्जशीट में रिकॉर्डेड होता है, एंड हेल्प्स द कोर्ट इन ट्रायल स्टेज। और ट्रायल स्टेज में इनको बुलाया जाता है, समन किया जाता है, और ये क्या करते हैं, कोर्ट को हेल्प करते हैं। विटनेस बताते हैं कि सर ऐसा हुआ था, तो उसमें क्या होता है, जस्टिस डिलीवरी सिस्टम फास्ट हो जाता है। लास्ट जो है हमारे पास वो है पर्सोना नॉन ग्रेटा। ठीक है, कहते हैं पर्सन नॉट एप्रिसिएटेड। कुछ क्राइम करके आप इधर उधर किए हैं, सही से आप सोशल नॉर्म्स को फॉलो नहीं किए हैं, लीगल नॉर्म्स को फॉलो नहीं किए हैं, तो कहते हैं कि अनवांटेड पर्सन है ये पर्सोना नॉन ग्रेटा है, पर्सन नॉट एप्रिसिएटेड, इसको एप्रिसिएटेड नहीं है। आप कुछ क्राइम करके कहीं चले जाओगे तो एप्रिसिएट क्यों करेगा आपको? किसी भी लॉ को आप यदि वायलेट करोगे, लॉ का वायलेशन कहीं भी एप्रिसिएट नहीं होता डेमोक्रेसी में। इसीलिए कहते हैं पर्सोना नॉन ग्रेटा। इसका मतलब होता है फॉरेन पर्सन whose entering or remaining in a particular country is prohibited by that country's agreement। विजय माल्या का भी एग्जांपल देख लीजिए। वहां है गवर्नमेंट, यहाँ का गवर्नमेंट उनको सील कर दिया, सारे प्रॉपर्टी को बैन कर दिया, बहुत सारी चीजें, तो वहां जाएंगे इंग्लैंड में तो क्या हो जाएंगे, पर्सोना नॉन ग्रेटा। तो कहते हैं फॉरेन पर्सन, वो वहां जाएंगे फॉरेन पर्सन हो जाएंगे। whose entry or remaining in a particular country is prohibited by that country's government। तो यहाँ के कंट्री जिनको खोज रहे हैं वो मिलीनियर है, इनके सारे सील कर दिए हैं, बंद कर दिए हैं। इसको कई बार बताते हैं कि तुम आ जाओ कंट्री में, नहीं आओगे तो फिर बता देंगे, मतलब तुम जब आओगे तब पकड़ के लाएंगे और उसके बाद तुमको वो करेंगे। तो यहाँ से भाग गया होता है एक तरीके, वो वाली चीज है। कई बार हम प्रोहिबिट कर देते हैं, तुमको आने ही नहीं देंगे कंट्री में, वो भी पर्सोना नॉन ग्रेटा। कुल मिलाकर के आप पे यदि आप किसी न किसी लॉ को आपने वायलेट किया है और रिस्पेक्ट नहीं है आपके पास लॉ के लिए, तो उस सिचुएशन में पर्सोना नॉन ग्रेटा का यूज किया जाता है। तो ये कुछ हमारे पास लीगल टर्म्स है। वैसे मैंने आपके लिए ये जो फैमिली लॉ है इसको भी मैंने कल रात में तैयार कर लिया है,
ये भी चीजें यदि चाहें तो। अब तो टाइम ज्यादा हो जाएगा, बोर हो जाओगे आप, इसीलिए इसको हम आपको वीडियो के माध्यम से आपको रिकॉर्ड करके दे देंगे, ठीक है। और आप लोग आप रिवाइज कीजिए, बाकी का जो लेक्चर है आपको वीडियो के फॉर्म में आपको मेल कर दिया जाएगा टाइम टू टाइम, ठीक है ना। और आप लोग तैयार रहिए, और आपके एग्जामिनेशन से 10-12 दिन पहले से हम शुरू करेंगे मॉक टेस्ट, और मॉक टेस्ट में आपको मॉक दिया जाएगा, उसको आप बनाएंगे, उसके बाद उसका आकलन करेंगे, एनालाइज करेंगे, और उसके बाद हम सॉल्यूशन का एक वीडियो इस तरीके से डिस्कस कर लेंगे। कुछ यदि उससे रिलेटेड डाउट्स होंगे उसको भी हम चेक कर लेंगे। ये ऐसे करके हम यदि करेंगे तो चीजें क्लियर हो जाएगी। अभी कल से यदि मैं मॉक कराऊं वो चीजें ठीक नहीं है, आपको नुकसान हो जाएगा, क्योंकि जब तक आप रिवाइज नहीं करोगे मॉक का कोई मतलब नहीं। तो मॉक हम लास्ट में छोड़ देते हैं मॉक के लिए, वो तैयार है मेरे लिए, कोई इशू नहीं है। उसके बाद जो है आपका करंट इवेंट बच रहा है, फैमिली वाला चीज बच रहा है, इसको हम धीरे धीरे करते रहेंगे। कुछ एक और ध्यान में, कुछ चीजें मैं आपको पीडीएफ के फॉर्म में दूंगा। जो करंट इवेंट है चूंकि बहुत वास्ट है, वो कराना ये वीडियो के माध्यम से एक तरीके से नामुमकिन सा है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें जो रेलेवेंट मुझे लगेगी करंट इवेंट का, उसका हम पीडीएफ बना करके या किसी न किसी माध्यम से आपको मेल के जरिए या फिर ग्रुप पे किसी न किसी तरीके से करेंगे। और आप हल्के में मत लेना, उसको सीरियस लेना, और उसको मैं कोशिश करूंगा लास्ट में उसी को कंसाइज करके मैं एक वीडियो बना दूं, ताकि जिनको कुछ समझ में नहीं आया वहां से कर। तो थोड़ा सा अब स्लो चलेगा क्लास, क्योंकि आपका मेजर पोर्शन आपका खत्म हो गया है। लीगल में सिर्फ आपका फैमिली लॉ रहता है, और उसके बाद कुछ और मिसलेनियस होंगे तो उसको हम डील कर देंगे। जो क्वेश्चन आप पूछते हैं ग्रुप पे, उसको मिसलेनियस में हम 5-6 दिन में एक बार वीडियो बना करके, हर दिन तो नहीं बना सकता ना, हर दिन थोड़ी ना आपका एक आया क्वेश्चन और उसके बाद तुम उसी समय 2-2 बजे रात में आप क्वेश्चन पूछते हो, तो क्या सब उठ करके मैं जवाब देना शुरू कर दूं? पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। उसको मिसलेनियस में हम कवर कर देंगे। लेक्चर मिसलेनियस के नाम से आपको जाएगा, तो आप समझ लेना कि डाउट वगैरह जो पूछा गया उससे रिलेटेड होगा। यदि लेक्चर फैमिली लॉ के अकॉर्डिंग जाएगा तो फैमिली लॉ का कंसेप्ट आप समझ लेना, ठीक है। तो ये हो जाएगा। उसके बाद करंट इवेंट के नाम से जाएगा तो है ही, और मॉक जो है आपको मेल कर दिया जाएगा, और उसका सॉल्यूशन के लिए हम आपको इनवाइट कर देंगे। जब भी जरूरत पड़ेगी आपको इन्फॉर्मेशन क्लास ग्रुप पे दे दिया जाएगा। तो इस तरीके से आपको कुछ ना कुछ ये हिंदू लॉ वाला कंसेप्ट है, अच्छा है, इसको भी हम कर लेते, लेकिन चूंकि आप थक गए हैं ऑलरेडी, 5:30 हो चुका है ऑलरेडी लगभग, तो इसको छोड़ दीजिए। हो सकता है इसको वीडियो हम बना करके आज मैं आपको दे दूं, या फिर इसको कभी और कर लेंगे, किसी न किसी माध्यम से आपको पहुंच जाएगा, कहने वाली ये बात। अभिषेक जी, मॉक अभी करा ही नहीं सकता, मॉक कराने का फायदा नहीं होगा, आपको नुकसान हो जाएगा ना। मॉक मतलब हुआ कि 10-15 दिन आप पूरा रिवाइज कीजिए इसको, मैं पहले ही फंडा बता दिया, एक ही चीज को 5 बार रिवाइज कीजिए। रिवाइज करने से जो बच जाएगा वो मॉक में कवर हो जाएगा। अब बिल्कुल भी गलती से भी इधर उधर का चीज आप मत पढ़ना, गाइड को फॉलो करो, इधर उधर नेट से दिमाग लगाना बंद करो फालतू का, क्योंकि आप टाइम वेस्ट करोगे, आपका कॉन्फिडेंस नहीं बन पाएगा, फिर सारा मेहनत बर्बाद करोगे आप। इसीलिए इस तरीके से आप फॉलो कीजिए, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे कीजिए, ठीक है। बाकी आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है, मैं बोल सकता हूँ, बाकी आपकी मर्जी, जो करना है कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मेरा यह है कि एग्जामिनेशन से 10 दिन के पहले से मैं ये करके लगातार उसको कंप्लीट कर दूंगा, और उसका जो है रिवीजन में उस समय एक ऐसा मॉक में इस तरीके से मैं कर दूंगा कि आपको रिवाइज हो जाएगा, पूरा का पूरा अपने आप रिवाइज हो जाएगा। जब क्लास में आ जाओगे ना 1-1.5 घंटे में, तो चीजें रिवाइज में करा दूंगा, तो वो हो जाएगा, उसमें फायदा हो जाएगा। और अभी क्या रिवाइज करोगे, अभी तो आप जब खुद ही नहीं पढ़े हो तो रिवाइज क्या करो, तो वो वाली चीजें उसमें ज्यादा फायदा होगा। और बीच बीच में मैं ये करंट इवेंट का पीडीएफ भेजता रहूंगा, कुछ स्क्रीनशॉट भेज दूंगा, कुछ चीजें भेजूंगा जिसको आप कवर कर देना, छोड़ना मत मेरे भाई, छोड़ोगे तो दिक्कत हो जाएगा। करंट इवेंट बहुत बड़ा चीज होता है, उसको आप लेक्चर में इस तरीके से करा के पॉसिबल नहीं होगा, छूट जाएगा। तो कई बार कुछ अच्छा हमें मिला, उसका स्क्रीनशॉट लिया, आपको भेज दिया, तो आपका काम आसान करना है। आपको हो सकता है वो चीज पता ना हो, तो देख लोगे, आप सीख लोगे, ऐसे ही होता है। उसके बाद कुछ लेक्चर्स को हम लेक्चर्स के में कर लेंगे, टेंशन मत लो, आगे एंजॉय करो, ठीक है। फिर मिलते हैं।